अब अपन देख रहे हैं वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में। तो वैदिक काल में पहले अपन ने देखा कि आर्यों का जो है, वैदिक काल में आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था। फिर अपन ने उसका भौगोलिक विस्तार देखा कि वो कहाँ कहाँ रहते थे। अब अपन चल रहे हैं वैदिक कालीन आर्यों का राजनीतिक जीवन, वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। अब राजनीतिक जीवन क्योंकि पूरा का पूरा वैदिक काल है, वैदिक काल 1500 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का वैदिक काल है। हम जब इसका अध्ययन करेंगे, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक धार्मिक जीवन का अध्ययन करेंगे, तो इसको दो भागों में तोड़ करके देखेंगे, क्योंकि दोनों की अलग अलग बात है। एक ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, दूसरा वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। ऐसे ही हर चीज को अपन पढ़ेंगे, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, कि ऋग्वैदिक काल में सामाजिक आर्थिक धार्मिक जीवन कैसा रहा और उत्तर वैदिक काल में सामाजिक आर्थिक धार्मिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया, इसको अपन देखेंगे। तो इसको दो भागों में बांट करके देखेंगे वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन को जो है। एक तो है ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। ऋग्वैदिक काल का मतलब हो गया 1500 से लेकर के और 1000 ईस्वी पूर्व तक कैसा था, इसके बारे में। दूसरा बाद में जब हम देखेंगे, इसी के बाद में, पहले ये हो जाएगा, उसके बाद में उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन, उत्तर वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक काल का मतलब हो गया 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व कालीन राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन तो ध्यान रखिएगा, वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन को हमने दो भागों में बात करके देख रहे हैं, एक ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन, एक उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। यानी कि 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक और फिर 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक, क्योंकि दोनों में बहुत कुछ परिवर्तन रहा। ऋग्वैदिक काल की कुछ अलग विशेषता थी, उत्तर वैदिक काल की कुछ विशेषता अलग है, तो दोनों को अलग अलग देखेंगे। तो आइए अपन लेकर के चलते हैं पहले कि ऋग्वैदिक काल के लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था, उनकी राजनीतिक विशेषता क्या क्या थी, इसके बारे में अपन देख रहे हैं। तो पहले अपन चल रहे हैं ऋग्वैदिक काल, उसके बाद में फिर अपन पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। तो पहले अपन देख रहे हैं ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में। तो इसको देखिए, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। अब देखिए, जब भी हम पढ़ेंगे राजनीतिक जीवन, चाहे वो वैदिक काल हो, हमने सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे ही पढ़ा था। इसके अलावा अपन देखेंगे कि मौर्य काल में भी देख सकते हैं, गुप्त काल में भी देखेंगे। हम ये देखेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था के क्या क्या पक्ष होते हैं, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था, उसमें क्या क्या होता है, एक तो राज्य होता है, एक राजा होता है, एक उसके अधिकारी वर्ग होते हैं, एक कर प्रणाली होती है, एक सैन्य व्यवस्था होती है, एक न्याय व्यवस्था होती है और एक कुछ राजनीतिक संस्था होती है। इन सबको अगर अपन देख ले तो इसका मतलब हम उस काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर सकते हैं या उसको जान सकते हैं। तो अगर ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखें कि ऋग्वैदिक कालीन, और ऋग्वैदिक काल मैंने कब से कब बताया आपको, 1500 से लेकर के और 1000 ईस्वी पूर्व, यानी कि इस काल में जो है वो आर्य कैसे थे, आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। और हमने ये भी बताया कि ऋग्वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऋग्वेद। यानी कि ऋग्वेद में जो कुछ मिलता है अपन को लिखित में, उससे हमको ऋग्वैदिक काल के लोगों के राजनीतिक जीवन के बारे में हमको जानकारी मिल रही है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। अगर राजनीतिक जीवन को देखें, राजनीतिक जीवन, इसको अगर अपन देखें तो राजनीतिक जीवन में हम देखेंगे राज्य का स्वरूप देखेंगे, राज्य का स्वरूप ये देखेंगे अपन उसके बारे में। फिर राजा की स्थिति के बारे में देखेंगे, राजा की स्थिति कैसी थी इसके बारे में देखेंगे। फिर अधिकारी वर्ग देखेंगे, अधिकारी वर्ग जिसको रत्नीन कहते थे, अधिकारी वर्ग के बारे में देखेंगे। इधर फिर राजनीतिक संस्थाओं के बारे में देखेंगे, राजनीतिक संस्थाएं, उसके बारे में उसकी कर प्रणाली देखेंगे, उसके बाद में उसकी सैन्य प्रणाली देखेंगे, सैन्य व्यवस्था,
और उसके बाद में जो है उसकी न्याय प्रणाली देखेंगे, न्याय एवं कानून व्यवस्था। इसी तरह से हम हर क्षेत्र के बारे में देखेंगे, चाहे मौर्य काल पढ़ेंगे चाहे गुप्त काल, उसको वैसे ही तोड़ेंगे कि राज्य कैसा था, फिर राजा कौन था, उसके क्या क्या अधिकार थे, उसके अधिकारी क्या थे, कौन कौन से अधिकारी होते थे, कौन कौन सी राजनीतिक संस्था होती थी, कर प्रणाली, न्याय प्रणाली, सैन्य प्रणाली ये कैसी थी, इनके बारे में देखेंगे। तो वैसे ही अपन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ऋग्वैदिक काल के बारे में देख रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व जानकारी हमको सिर्फ एक स्रोत से मिलती है, वो है ऋग्वेद से, और पुरातत्व में मैंने बताया था गेरुवर्णी मर्दभांड से। तो अपन बात करें ऋग्वेद से, तो ऋग्वैदिक काल की यानी कि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व की जानकारी जो है हमको किससे मिलती है, ऋग्वैदिक काल से मिलती है। और हम ये चीजें पढ़ेंगे, राज्य का स्वरूप, राजा की स्थिति, अधिकारी वर्ग, न्याय प्रणाली, सैन्य प्रणाली, कर प्रणाली और राजनीतिक संस्था, इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि क्या क्या था इसके बारे में। तो इसी को अगर आप देखोगे तो ये है, इसके बारे में ऐसे अध्ययन करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया, वो अध्ययन वैसे करेंगे कि राज्य का स्वरूप कैसा था, क्या राजतंत्र था, लोकतंत्र था, गणतंत्र था, या राज्य था भी या नहीं भी था, इसके बारे में देखेंगे। फिर राजा की स्थिति, राजा था या नहीं था तो उसको क्या बोलते थे, उसके क्या क्या अधिकार होते थे, क्या क्या सीमाएं थी उसकी, क्या क्या कार्य करते थे वो। राजा के अधिकारी देखेंगे कि कौन कौन से अधिकारी थे, क्या क्या उसका नाम था, उनके बारे में देखेंगे अपन, उनको क्या बोलते थे। राजनीतिक संस्थाओं के बारे में देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, इंटरेस्टिंग भी है, जिनमें सभा का नाम आएगा, समिति का नाम आएगा, विदत का नाम आएगा, गण का नाम आएगा, परिषद का नाम आएगा, ये राजनीतिक संस्थाओं के बारे में देखेंगे। कर प्रणाली के बारे में, कर अधिकारी कौन थे, कर वसूला जाता था या नहीं वसूला जाता था, वो देखेंगे। सैन्य प्रणाली कैसी थी, कौन कौन से सैनिक, कौन कौन से अधिकारी थे या नहीं थे, और न्याय प्रणाली कैसी थी, न्याय कैसे करते थे, ऋग्वैदिक काल के लोग कैसे जानते थे। तो ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था को हम इतने भागों में तोड़ करके देखेंगे। फिर जब ये हो जाएगा तो उत्तर वैदिक काल में भी हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में इन्हीं में क्या क्या परिवर्तन आया, वही अपन देखेंगे। तो आइए अपन चलते हैं ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में। और पहला जो अपन देख रहे हैं वो देख रहे हैं इन्हीं एस्पेक्ट में, वो देख रहे हैं राज्य के स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं अपन कि राज्य का स्वरूप। ये देखिए राज्य का स्वरूप। अब देखिए ऋग्वैदिक काल के राज्य के स्वरूप की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, हर चीज को जो है बहुत कंसेप्ट बहुत अच्छा है, मजा भी आएगा आपको, और समझेंगे तो पूरी। अगर आप किताबों में जब पढ़ते हैं तो किताबों में क्या होता है, अपन पढ़ते पढ़ते समझ ही नहीं पाते कि कहना क्या चाह रहा है, और अगर समझ भी जाते हैं तो अगली ही लाइन में अपन उसको भूल जाते हैं। यहां मैं उसको इतने अच्छी तरह से समझाऊंगा आप कि उसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान रखिएगा हर पक्ष को। फिर समझाने के आप समझने में ध्यान दीजिएगा, सुनने में ध्यान दीजिएगा, उसको याद करने में नहीं, कि जब सुन लोगे तो आगे वही चीज लिखी हुई मिल जाएगी आपको। जो मैं अभी भी समझाऊंगा हर चीज के बारे में, वही आपको इसी बोर्ड पे पीडीएफ के रूप में लिखी हुई मिल जाएगी, इसलिए पूरा ध्यान सिर्फ समझने पर दीजिएगा। आइए अपन चलते हैं राज्य के स्वरूप के बारे में। ऋग्वैदिक काल में अगर राज्य की बात करें तो राज्य नाम का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ध्यान रखिएगा, अपन कोई कहे कि राज्य, कोई किसी क्षेत्र या कोई राष्ट्र नाम का उल्लेख हमको ऋग्वेद में नहीं मिलता। ध्यान रखिएगा, यहां राज्य की मुख्य जो इकाई थी ऋग्वैदिक काल में वो थी जन, यानी कि उसी को बोलते थे जन। राज्य की मुख्य इकाई क्या थी, जन। तो यानी कि राज्य की मुख्य इकाई क्या थी, मुख्य इकाई जो थी वो कहलाती थी जन। ध्यान रखिएगा, जन, वो थी जन, मुख्य इकाई थी जन। और जन कोई क्षेत्र का नाम नहीं था, कोई भूमि का नाम नहीं था, बल्कि जन कबीले का नाम था। कबीला और कबीला मिलकर के जन का निर्माण करते थे। जन का निर्माण कैसे होता था, कबीला प्लस कबीला, ये दोनों मिलकर के जो है कबीला प्लस कबीला किसका निर्माण करते थे, जन का निर्माण करते थे। यानी कि जन जो है वो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की मुख्य राजनीतिक इकाई थी। कोई राज्य नाम का उल्लेख नहीं था, कोई राष्ट्र नाम का उल्लेख नहीं था। राज्य और राष्ट्र की जगह वहां पर जिस नाम का उल्लेख हमको मिलता है वो है जन। और जन कोई क्षेत्र का नाम नहीं था, जन किसका नाम था, कबीले का नाम था। कबीला और कबीला मिलकर के किसका निर्माण करते थे, जन का। तो कबीलों से मिलकर के बनती थी जन, और जन का प्रमुख राजन कहलाता था। ध्यान रखिएगा, जैसे कबीला का प्रमुख होता था वैसे ही इस जन का प्रमुख जो होता था वो कहलाता राजन। जन का प्रमुख राजन, जन का प्रमुख क्या कहलाता था, राजन कहलाता था। यानी ये एक तरह से जो है
ये राजा हो गया। तो लेकिन राजा नाम का उल्लेख भी नहीं मिलता। अभी जब राजा पढ़ेंगे तब भी देखेंगे कि राजा और राज्य नाम नहीं मिलता। राज्य की जगह जो नाम मिलता वो तो हो गया जन, और जन कबीले से मिलकर के बनता था, और उस जन का जो प्रमुख होता था वो होता था राजन। ध्यान रखिएगा, उसके प्रमुख को राजन, देखिए सब देखिए आप, राजन है, जन के आगे रह लगे, राजन, जन का प्रधान, जन का मुखिया, जन का प्रजापति या जन का हेड, तो जन का राजन, तो जन का हेड हो गया। अब यहां जन के नीचे और भी राजनीतिक इकाइयां काम करती थी। अगर आप यूं देखेंगे, मान लीजिए और ऐसे थी, अगर इकाइयां देखें अपन, इकाइयां और इसका प्रधान देखें, प्रधान देखें, तो जन सबसे ऊपर राजनीतिक इकाई जो थी वो थी जन। यह क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। जन के नीचे जो राजनीतिक इकाई थी वो थी विस, विस के नीचे जो राजनीतिक इकाई थी वो थी ग्राम, और ग्राम के नीचे जो राजनीतिक इकाई थी वो थी ग्रह या कुल, ग्रह या कुल। और इसी ये ग्रह और कुल किससे मिलकर के बनता? कबीलों से मिलकर के बनता था, ध्यान रखिएगा। और जन का जो प्रमुख था, यहां देखिए, जन का प्रमुख जो कहलाता था, प्रधान, वो कहलाता था राजन, ध्यान रखिएगा। विस का प्रमुख कहलाता विस्पति, विस्पति। ग्राम का ग्रामणी, और ग्रह का कुलपा या कुलपति, कुलपति या ग्रहपति। और इनमें अगर सबसे अधिक उल्लेख हुआ है तो जन का हुआ है, जन का जो है जो 275 बार उल्लेख हुआ। और अगर विस की बात करें तो 170 बार उल्लेख हुआ। तो जन का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ? जन का उल्लेख, जन का उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार हुआ है, 275 बार। और अगर विस की बात करें, विस का उल्लेख, विस का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ? 170 बार हुआ है, ध्यान रखिएगा, 170 बार। क्वेश्चन पूछा भी गया। अब देखिए यहां पर मैंने ये बताया आपको कि ऋग्वैदिक काल में राज्य के स्वरूप के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। मैंने बताया कि ऋग्वैदिक काल में राज्य नाम की संस्था नहीं हुआ करती थी, कोई राज्य नहीं, कोई राष्ट्र नहीं होता था, बल्कि राज्य के जैसे एक नाम मिलता उसको बोलते थे जन। तो ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था की मूल इकाई जो है वो हुआ करती थी जन। और जन जो है कोई क्षेत्र विशेष का नाम नहीं था, बल्कि कबीले का नाम था। बहुत सारे कबीले मिलकर के जो है वो किसका निर्माण करते थे? जन का निर्माण। कबीला प्लस कबीला ये मिलकर के जन का निर्माण करते थे। और जन का प्रमुख कहलाता था राजन, राजन। और जन जो है उसके नीचे और भी इकाइयां थी। जैसे अपन कहें कि मान लीजिए देश है, देश के बाद में प्रांत है, प्रांत के बाद में मान लीजिए नगर है, नगर मतलब जिले हैं, जिले के बाद में मान लीजिए नगर है, नगर के बाद में तहसील है, तहसील के बाद में मान लीजिए ग्राम है, ऐसे बटे हुए हैं। ठीक वैसे ही ऋग्वेद काल में भी जो है जन ऐसे बटा हुआ था। सबसे ऊपर था जन, जन के नीचे थी विस, विस के नीचे थी ग्राम, ग्राम के नीचे थी ग्रह और कुल। यानी कि बहुत सारे कबीले मिलकर के, इसको समझिए, बहुत सारे कबीले मिलकर के बनाते थे ग्रह या कुल, बहुत सारे ग्रह या कुल मिलकर के बनते थे ग्राम, बहुत सारे ग्रामों से मिलकर के बनती थी विस, बहुत सारे विस से मिलकर के बनता था जन। और जन ही जो है राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य इकाई थी। आपसे एग्जाम में कैसे पूछा है क्वेश्चन? इन चारों का नाम दे दिया और पूछा कि ऋग्वैदिक काल की निम्न राजनीतिक इकाइयों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम बताइए। आरोही मतलब 1 2 3 4 बढ़ते हुए, कि सबसे ऊपर सबसे नीचे फिर ऐसे। अवरोही क्रम मतलब उल्टा। तो वैसे ही हो गया कि सबसे ऊपर तो था जन, जन के नीचे थी विस, विस के नीचे ग्राम, ग्राम से नीचे ग्रह या कुल। इसका मतलब हो गया बहुत सारे ग्रह और कुल मिलकर के ग्राम का निर्माण, ग्राम मिलकर के विस का निर्माण, विस मिलकर के जन का निर्माण। और जन जो है मुख्य राजनीतिक इकाई थी, जिसको अपन आज राज्य कहते हैं। वैसे ही उस समय राज्य को ही कह सकते हैं कि जन हो गया, लेकिन राज्य नाम की संस्था भी नहीं थी, राज्य और राष्ट्र नाम की संस्था नहीं थी। और ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि ऋग्वैदिक काल के आर्यों का जीवन जो है वो पशुचारी था। वो जो है वो कह सकते हैं कि खाना बदोश था, एक जगह नहीं रहते थे वो एक जगह स्थायी निवास नहीं था उनका। क्योंकि स्थायी निवास नहीं था इसलिए व्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण नहीं हुआ था, व्यवस्थित राज्य प्रणाली का निर्माण नहीं हुआ था। उत्तरवैदिक काल में स्थायी हो गए हो, इसलिए व्यवस्थित राज्य नाम भी आ गया, राष्ट्र नाम भी आ गया। तो इसलिए ध्यान रखिएगा
ये राजनीतिक जीवन जो है उसकी सामाजिक व्यवस्था पर डिपेंड था, और सामाजिक व्यवस्था पशुचारी थी, घुमक्कड़ थी, एक जगह नहीं था स्थायी निवास, इसलिए ऐसा था। तो मैंने बताया अब फिर इसके प्रमुख थे कि जन का प्रमुख राजन हो गया, विष का प्रमुख विषपति हो गया, ग्राम का प्रमुख ग्रामणी हो गया, और ग्रह कुल का प्रमुख कुलपति और ग्रहपति हो गया। ग्रह का ग्रहपति, कुल का कुलपति, इसको कुलपा भी बोल देते कहीं पर, कुलपा, कुछ जगह जो है वो कुलपा भी लिखा हुआ है, तो दोनों का मतलब एक ही ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है। इधर दे देगा इकाई, इधर दे देगा उसका प्रमुख कि कौन सा। वैसे तो ये तो इजी है, क्योंकि यहां जरूर ध्यान रखना, बाकी विष का विषपति, ग्राम का ग्रामणी, कुल का कुलपति, ऐसे हो गया। इनको छोड़ करके इनका नाम दे देगा और पूछेगा आपसे कि इनका क्रम बताइए, पहले कौन है बाद में कौन है, सबसे ऊपर ये, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये। तो इसका मतलब ये राजनीतिक व्यवस्था के प्रधानों का क्रम है, या राजनीतिक इकाइयों का क्रम है। फिर मैंने इधर जो लिखा है वो लिखा है कि ऋग्वेदिक काल की मुख्य राजनीतिक इकाई जन थी। जन इसलिए थी क्योंकि ऋग्वेद में सबसे अधिक इन चारों में से किसी का उल्लेख हुआ है, तो फिर हुआ है किसका, जन का उल्लेख। तो मैंने कहा 275 बार जन का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है, 275 बार। फिर दूसरी इकाई थी वो थी विष, विष का प्रमुख विषपति। इस विष का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ, 170 बार हुआ। फिर इनके बारे में उल्लेख नहीं मिलता है कि इसका कितनी बार हुआ, लेकिन इसके बाद में, विष के बाद में जो दूसरी इकाई है ग्राम, मतलब सबसे ज्यादा उल्लेख इसका, फिर इसका, फिर उससे कम इसका, सबसे कम इसका हुआ है। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, यही इसका क्रम भी है। इसलिए ये उसके राजनीतिक इकाइयों का क्रम है, ये उसके प्रधानों का क्रम है। सबसे अधिक उल्लेख जन का हुआ है और जन का प्रमुख राजन कहलाता था, और विष का उल्लेख जो है वो 170 बार हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण संस्था थी विष जो है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल के राज्य का स्वरूप जो है वो कैसा था। राज्य का स्वरूप वर्तमान राज्य, वर्तमान राष्ट्र का अभाव था। राज्य की या राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य इकाई जन थी। जन कबीलों से मिलकर के बनता था, कबीला प्लस कबीला। और जन जो है, अपन कहें कि जन का प्रमुख राजन कहलाता था, और जन के नीचे कुछ और इकाइयाँ थी जिनमें विष हो गया, ग्राम हो गया और कुल या ग्रहपति हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार उसके प्रमुख भी हुआ करते थे, जिनमें राजन, विषपति, ग्रामीणी, कुलप या कुलपति, ग्रहपति कहते थे। फिर कहा सबसे अधिक उल्लेख किसका हुआ, जन का हुआ। कितनी बार, 275 बार। उसके बाद में विष का हुआ, कितनी बार हुआ, वो हुआ अपने जो है वो 170 बार। फिर मैंने दूसरी बात ये बताई, ये बात तो ध्यान रखिए कि इस काल के प्रमुख जन जो थे उनमें यदु हो गया, भरत हो गया, पुरु हो गया, तुर्वसु हो गया। इसके ये जो है ये मुख्य रूप से क्या थे, वो उस काल के जन के नाम है। ठीक है, पुरु, यदु, तुर्वसु, दुर्हु, ये इसके अलावा भरत, ये मुख्य जन थे। अभी कुछ नाम आ जाएंगे, तो ये उस काल के प्रमुख जन थे। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, ये जो मैंने पढ़ाया आपको अभी इसी के बारे में लिखा हुआ आपको मिल रहा है। राज्य का स्वरूप ऋग्वेद, ध्यान रखिए जो मैंने बोला वही आपको लिखा हुआ है, ताकि आपको दोबारा रिवाइज हो जाए, उसको आप अच्छे से देख सके दोबारा। ऋग्वैदिक काल में राज्य की प्रमुख इकाई कौन सी थी, जन थी। ध्यान रखिए कौन सी थी, जन। अनेक, अब जन थी जो अनेक कबीलों से मिलकर के बनती थी। कबीला प्लस कबीला, किसका निर्माण हो रहा, जन का। तो यानी कि जन कोई क्षेत्र विशेष नहीं था, बल्कि कबीला और कबीला मिलकर के जन बनते थे, कोई भौगोलिक इकाई नहीं थी यहां पर। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन जो मैंने बताया, भरत हो गया, यदु हो गया, अनु, पुरु, तुर्वसु, ये कुछ नाम है। और भी आगे जब 10 राज्य युद्ध पढ़ेंगे तब और भी नाम आ जाएंगे, 10 राजाओं के संघ का नाम आ जाएगा। भरत, यदु, अनु, पुरु, तुर्वसु, मुख्य जन जो था वो भरत था, ध्यान रखिएगा। फिर आगे चलिए, उसी के बारे में जो मैंने बताया कि जन का प्रमुख राजन कहलाता था, जो मैंने महत्वपूर्ण है ध्यान रखना। राजन कौन था, जन का प्रमुख। जन के नीचे अनेक छोटी छोटी इकाइयां कार्य करती थी, और वो थी ये जो मैंने बताया, सबसे ऊपर जन, उसके नीचे विष, उसके नीचे ग्राम, और सबसे नीचे कुल और ग्रह। बहुत सारे कबीले मिलकर के कुल और ग्रह का निर्माण करते थे। बहुत सारे कुल मिलकर या ग्रह मिलकर के ग्राम का निर्माण करते थे। बहुत से ग्राम मिलकर के विष का निर्माण करते थे। बहुत सारे विष मिलकर के जन का निर्माण करते थे। और जन का प्रमुख राजन, विष का विषपति, ग्राम का ग्रामीणी, और कुल ग्रह का कुलपति या ग्रहपति। फिर मैंने बताया कि ऋग्वेद में जन का उल्लेख 275 बार हुआ, यानी कि सर्वाधिक बार हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर विष का उल्लेख कितने बार हुआ, 170 बार हुआ। विष का उल्लेख ऋग्वेद में 170 बार हुआ, ध्यान रखिएगा। फिर आगे चलते हैं अपन, ये तो हो गया राज्य व्यवस्था के स्वरूप के बारे में। ठीक है, अब चलिए राजा की स्थिति के बारे में, कि राजा की स्थिति कैसी थी। ये तो अपने राज्य के बारे में देखा, अब राजा की स्थिति के बारे में देखते हैं। ठीक है,
अगर ऋग्वेद काल के राजा की स्थिति की बात करें तो जो अपन नाम ले रहे हैं राजा, ये राजा नाम था ही नहीं उस समय। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक काल में राजा शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। किसी राजा, किसी सम्राट, किसी राज्यपति इत्यादि का कोई उल्लेख नहीं मिलता। राजा की जगह जिस शब्द का उल्लेख मिलता है वह है राजन। जिसका उल्लेख हमको मिल रहा है वह है राजन। यानी कि राजा की जगह जिस नाम का उल्लेख है वह है राजन। ये राजन ही राजा था, आपने बताया था। और यहां पर भी देखिए कि राजा जो है वो एक तरह से क्या था, इसके अधिकार बिल्कुल सीमित थे। राजन, मैं बार बार राजा बोलूंगा, इसका मतलब ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है राजा नाम था ही नहीं। राजा की जगह जिस नाम का उल्लेख मिल रहा है वो है राजन। जब उत्तरवैदिक काल पढ़ेंगे तो वहां राजा भी आएगा, सम्राट भी नाम आएगा, एकराट भी आएगा, विराट भी आएगा, सौराट भी आएगा। ये नाम आएंगे वहां पर, जो भोज भी आएगा। यहां कोई नाम नहीं है, यहां सिर्फ एक नाम है जो राजा से संबंधित है, वो है राजन। मतलब कि ऋग्वेदिक काल में राजा नाम का उल्लेख नहीं मिलता। राजा की जगह जिस नाम का उल्लेख मिलता है वो है राजन। और ये राजन कौन था? जन का प्रमुख कहलाता था राजन। यानी कि उस कबीलों का, बहुत सारे कबीलों का प्रमुख राजन, जन का प्रमुख राजन। अब देखिए यहां जो ये राजन या जो राजा था, जिसको अपन राजन कह रहे हैं, राजा को ही, इस राजा के अधिकार बिल्कुल सीमित थे। सीमित कैसे थे? कि ये सीमित देखिए इस अर्थ में थे। एक तो सीमित इसलिए था कि ये किसी भौगोलिक क्षेत्र का प्रधान नहीं होता था। जैसे अपन आज कहते हैं राजा, मान लो वहां का राजा, वहां का राजा, वहां का राजा, ऐसे अपन कहते हैं, तो मतलब उस क्षेत्र का राजा। यहां क्षेत्र था ही नहीं, यहां क्या थे? कबीले थे। तो राजा जो है किसी क्षेत्र विशेष, यानी कि जो राजन जो है किसी क्षेत्र विशेष का मुखिया न होकर के कबीले का, जन का मुखिया होता था। जो कि क्या थी? एक कबीला था। जन क्या था? एक कबीला। जन का मुखिया था। जन क्या था? कबीला था। कोई क्षेत्र का नाम नहीं था कि ये क्षेत्र ये है, ये क्षेत्र ये, इसलिए। तो ध्यान रखिएगा, इस स्टेटमेंट में आता है क्वेश्चन कि ऋग्वेदिक काल में राजन या शासक या राजा किसी क्षेत्र विशेष का मुखिया न होकर के किसी सिर्फ जन या कबीले का मुखिया होता था, प्रधान होता था। एक बात, इससे भी अपन कह सकते हैं कि अधिकार उसके सीमित थे। दूसरा, राजा यानी कि राजन जो है यद्यपि वंशानुगत होता था, यानी कि उसके बाद में उसका पिता, उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, हालांकि उसका चुनाव होता था। ध्यान रखिएगा, समिति जो है उसका चुनाव करती थी, लेकिन वो उसी परिवार से बनता था। चुनाव तो होता था लेकिन उसी परिवार से। तो अपन ये राजा का पद यानी कि राजन का पद वंशानुगत था, लेकिन उसके अधिकार असीमित नहीं थे, वो निरंकुश नहीं था। निरंकुश नहीं होता था कि वो जो चाहे वो कर सकता था। क्यों? क्योंकि उसकी निरंकुशता पर सभा एवं समिति का नियंत्रण था। देखेंगे अभी सभा समिति क्या होता, इसलिए। तो मैंने आपको यह बताया, वापस रिवाइज कर रहा हूं कि ऋग्वेदिक काल में राजा नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। राजा की जगह जिस नाम का उल्लेख मिलता है वह है राजन। और राजन क्या होता था? किसी क्षेत्र विशेष का जो है वो क्या होता था? प्रधान न होकर के किसका प्रधान होता था? जन का प्रधान होता था। ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया कि राजा के या राजन के अधिकार क्या होते थे? सीमित होते थे। सीमित कैसे होते थे? कि राजा जो है वो क्षेत्र विशेष का मुखिया न होकर के जन का प्रमुख होता था। राजा निरंकुश नहीं होता था। राजा के ऊपर सभा और समिति का क्या रहता था? नियंत्रण रहता था। तो इस अर्थ में कह सकते हैं कि राजन के अधिकार जो है वो क्या थे? सीमित थे। ठीक है। अब अपन देख रहे हैं ये राजा, यही बात जो मैंने बोला आपको, ये लिखा हुआ मिल रहा है आपको यहां पर, जो है इसको देख लीजिए। राजा की स्थिति, ऋग्वेदिक काल में राजा का नाम, उपाधि का उल्लेख नहीं मिलता। ध्यान रखिएगा, नोट कीजिए इस बात को, महत्वपूर्ण है। राजा का उल्लेख नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा, राजा और उसके किसी भी तरह का उल्लेख हमको नहीं मिलता है, उसकी उपाधि का उल्लेख। इस काल में जन का प्रमुख राजन कहलाता था। जन का प्रमुख क्या कहलाता था? राजन कहलाता था। इस काल में जन का प्रमुख राजन, जिसको जनस्य गोपा, जन का पालन करने वाला, जन का देखरेख करने वाला, जनस्य गोपा। क्वेश्चन भी पूछा गया कि जनस्य गोपा किसकी उपाधि थी? किसको कहा गया था? राजन को कहा गया था। ध्यान रखिएगा, राजन को कहा गया। तो जनस्य गोपा राजन को कहा गया। फिर आगे, ऋग्वेदिक काल में राजन के अधिकार सीमित होते थे। राजन मतलब राजा, राजन को अपन कह रहे हैं राजा, वहां राजा उल्लेख नहीं था। राजन के अधिकार क्या होते थे? सीमित। कैसे? इन तीन बातों से हमको मालूम चल रहा है कि राजा के अधिकार सीमित या राजन के अधिकार सीमित होते थे। कैसे? राजा किसी भौगोलिक क्षेत्र का, यहां पर ध्यान रखें, किसी
राजा किसी भौगोलिक क्षेत्र का प्रधान न होकर के कबीले का प्रधान होता था, और उस कबीले किसका? राजन का प्रधान, क्योंकि कबीलों से मिलकर के ही जन बनता था, तो जन का प्रधान, तो किसी कबीले का प्रधान होता था राजन। यहां पर राजा का पद यद्यपि वंशानुगत था, उसका निर्वाचन होता था, वंशानुगत था, किंतु वह निरंकुश नहीं होता था। ध्यान रखिएगा, निरंकुश नहीं होता था। उत्तरवैदिक काल में निरंकुश होने लग गया थोड़ा थोड़ा। सभा और समिति नामक संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर क्या करती थी? नियंत्रण। सभा समिति के बारे में पढ़ेंगे अपन आगे, जब राजनीतिक संस्थाएं पढ़ेंगे तब। तो यहां सभा और समिति जो है वो राजा की या राजन की निरंकुशता पर क्या रखती थी? नियंत्रण रखती थी। तो इस प्रकार अपने देखा, राजा नाम का उल्लेख नहीं मिलता, राजा की जगह राजन का उल्लेख मिलता। राजन कबीले या जन का प्रमुख होता था, उसके अधिकार सीमित होते थे, वो किसी क्षेत्र विशेष का मुखिया न होकर के कबीले का मुखिया होता था, वो निरंकुश तो नहीं होता था, हालांकि वंशानुगत होता था, और उसके ऊपर सभा और समिति का क्या रहता था? नियंत्रण रहता था। ये हो गई राजा की स्थिति के बारे में। अब अपन देख रहे हैं अधिकारी वर्ग के बारे में। ऋग्वैदिक काल में अधिकारी वर्ग। अब यहां पर देखिए कि राजन को सलाह और सहायता देने के लिए कुछ अधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है हमको ऋग्वेद में, और इन अधिकारियों को जो कहा गया था वो कहा गया था रत्नीन। रत्नीन इसलिए कहा गया था कि वो कान में कुंडल रत्न धारण करते थे, इसलिए उनको रत्नीन कह दिया गया। हालांकि यार छोटे छोटे रत्नीनों का उल्लेख मिलता, जब उत्तरवैदिक काल में देखेंगे तो वहां 12 रत्नीनों का उल्लेख मिलता, 12 अधिकारियों का वहां देखेंगे पूरापन। अभी सिर्फ यहां सिंपल है क्योंकि यहां सिर्फ उल्लेख मिल रहा है। यहां जो है मैंने ये बताया कि राजन को सहायता और सलाह देने के लिए अधिकारियों का एक समूह था। उस अधिकारियों को क्या कहा गया था? उनको कहा गया था रत्नीन। रत्नीन इसलिए कहा गया था क्योंकि कान में रत्न धारण करते थे, और उन अधिकारियों में कुछ का नाम मिलता है, जिनमें हो गया, एक हो गया पुरोहित, एक हो गया ग्रामीणी, एक हो गया सेनानी, एक हो गया जो है वो स्पर्श, एक हो गया इब्बे व उपस्थि, एक हो गया जो है वो सूत, एक हो गया कर्मार या कर्मकार। तो इस तरह से जो है हमको क्या मिलता है? जानकारी मिलती है कुछ अधिकारियों का नाम। इसको मैं बता देता हूं आपको अधिकारी, कि अधिकारी जो होते थे उनको क्या बोलते थे? रत्नीन। अधिकारी समूह है उसको क्या बोलते थे? रत्नीन बोलते थे। और रत्नीन इसलिए बोलते थे क्योंकि कान में रत्न धारण करते थे, कान में रत्न धारण करते थे, इसलिए उसको रत्नीन कहते थे। यहां कुछ अधिकारी थे, ध्यान रखिएगा, कुछ अधिकारियों का नाम है, जिनमें एक है पुरोहित अधिकारी है, एक जो है वो है सेनानी है, एक जो है ग्रामीणी है, एक जो है वो सूत है, एक जो है वो कर्मरा ये है, एक जो है स्पर्श है, एक इब्बे और उपस्थिति है, इब्बे व उपस्थि। ये क्या थे? राजा के व्यक्तिगत सेवक होते थे। राजा या राजन के व्यक्तिगत सेवक होते थे ये। दूसरा इसकी बात करें, स्पर्श, ये गुप्तचर थे, सूचना देने वाले होते थे। कर्मरा जो है मुख्य रूप से बढ़ई का काम करने वाला था, बढ़ई कार्यकारी के रूप में। सूत जो है राजा का सारथी। ग्रामीण जो है ग्राम का प्रमुख था। अभी देखेंगे जब 12 अधिकारी देखेंगे, और जो है सेनानी सेना का प्रमुख था। और पुरोहित सर्वश्रेष्ठ अधिकारी था, जो पथ प्रदर्शक भी था, सलाहकार भी था। सर्वश्रेष्ठ अधिकारी इस समय कौन सा था? सर्वश्रेष्ठ अधिकारी, ये सलाहकार भी था, पथ प्रदर्शक भी था, ध्यान रखिएगा, पथ प्रदर्शक। अब यहां पर एक नोट करने वाली बात है, मैंने एक बात तो ये बता दी आपको कि ऋग्वैदिक काल में राजन को सहायता और सलाह देने के लिए अधिकारियों का एक समूह था। उस समूह को क्या कहते थे? रत्नीन कहते थे। हम रत्नीन में कुछ अधिकारियों को यहां बोले, मतलब ये अधिकारी है, ठीक है, जिनमें पुरोहित सबसे श्रेष्ठ अधिकारी था, सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। यह राजा का पथ प्रदर्शक था, उसका संचालक था, उसका सलाहकार भी था।
सेनानी सेना का प्रमुख अधिकारी था, हालांकि सेना थी नहीं लेकिन फिर भी जो भी थी सेना, सेनानी सेना का प्रमुख, ग्रामीणी ग्राम का प्रमुख, सूत जो है राजा का सारथी हो गया, कर्मरा बढ़ई का काम करने वाला हो गया, स्पर्श गुप्तचर हो गया, इब्बे व उपस्थिति राजन के व्यक्तिगत सेवक हो गए। तो ध्यान रखिए, ये भी पूछ सकता है आपसे कि ऋग्वैदिक काल में इब्बे उपस्थिति क्या थे, राजा के व्यक्तिगत सेवकों को क्या कहा गया था, इब्बे व उपस्थिति कहा गया था। राजा के गुप्तचरों को, संदेशवाहक को क्या कहा गया था, स्पर्श कहा गया था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में सर्वश्रेष्ठ अधिकारी कौन सा था, पुरोहित। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, एक बात नोट करने की, बहुत अच्छी तरह से सुन लीजिएगा, कान को दिमाग को खोल करके। अगर आपसे ये पूछे कि ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा गया था, तब तो रत्नीन सही है, रत्नीन कह गए, उसको रत्नीन बोल रहे हैं। लेकिन ऋग्वैदिक काल में सिर्फ 4 लोगों को ही रत्नीन माना गया था। ध्यान रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल, अपने एक बात तो कह दिया है कि अधिकारियों का जो समूह था उसमें उसको क्या बोलते थे, रत्नीन। लेकिन उत्तर वैदिक काल में तो 12 हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल में सिर्फ 4 लोगों को ही रत्नीन कहा गया है, और वो 4 लोग हैं ये वाले, ध्यान रखिएगा, ये वाले, ओनली ये 4 लोग, ये 4 रत्नीन है। मैंने ये तो बोल दिया अभी आपको, वो सही है, लेकिन उस कंफ्यूजन को मैं आपको ऐसे दूर कर रहा हूं कि रत्नीन में अगर आपसे पूछे, यह है तो रत्नीन ही, लेकिन 4 ही अधिकारियों को शामिल किया गया था। इसको ऐसे समझिए कि ऋग्वैदिक काल में राजा के अधिकारियों को क्या कहा गया था, राजन के अधिकारियों को रत्नीन, और वो अधिकारी ये है, लेकिन इनमें से 4 को ही रत्नीन कहा गया है। मोस्ट है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, ये 4 है, सेनानी, ग्रामीणी, सूत और कर्मरा, ये 4 अधिकारी रत्नीन में आ रहे है, तो अधिकारी सारे ही, लेकिन रत्नीन में इन 4 को ही शामिल किया जा रहा है, कर्मरा को, सूत को, ग्रामीणी को और सेनानी को। तो क्वेश्चन भी पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया ऐसे कैसे कि ऋग्वैदिक काल में उल्लेखित रत्नीन में से निम्न में से कौन शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा, इन 4 में से उत्तर वैदिक काल में 12 है, उत्तर वैदिक काल में ये भी जो है और ये भी जो है, पुरोहित भी रत्नीन में आएगा। लेकिन इसको ऐसे समझिए कि ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों को अपन रत्नीन ही कह रहे हैं, और कुछ अधिकारी वर्ग है, उन अधिकारी वर्ग तो हो गया ये वाला। ठीक है, अब इनमें से सिर्फ 4 को ही रत्नीन की संज्ञा दी जा रही है, रत्नीन अधिकारी वर्ग को कह रहे हैं, लेकिन रत्नीन में ऋग्वैदिक काल में सिर्फ, उत्तर वैदिक काल में सबको, ऋग्वैदिक काल में सिर्फ 4 को ही शामिल कर रहे हैं रत्नीन में, वो हो गया सेनानी, ग्रामीणी, सूत और कर्मरा। तो ध्यान रखिएगा, एक नोट आगे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ध्यान रखिएगा, आगे सिर्फ 4 लोगों को जो है रत्नीनी में शामिल किया जा रहा है ऋग्वैदिक काल में, सेनानी, ग्रामीणी, सूत, कर्मरा। आपसे पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल में निम्न में से कौन रत्नीन में शामिल नहीं था, 4 में से कौन, 3 इधर से दे देगा, एक को इधर या इसको दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में पुरोहित ये लोग रत्नीन में नहीं आ रहे, सिर्फ 4 लोग ही रत्नीन में आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, तो ये कुछ जो है आपसे मिलान वाला भी पूछ सकता है, आपसे जो है इब्बे राजा के व्यक्तिगत सेवक क्या कहलाते हैं, इब्बे उपस्थिति। ठीक है, इसी को लिखा हुआ मिल रहा है, वो क्लियर हो जाएगी यहां पर। ये देखिए मैंने लिख दिया यहां पर, राजा की सहायता एवं सलाह हेतु अधिकारियों का एक समूह था जिसको रत्नीन कहा जाता था, क्योंकि ये कान में रत्न धारण करते थे। अधिकारियों के समूह को तो कहा गया रत्नीन, लेकिन अब रत्नीन में सिर्फ 4 ही लोग शामिल हो रहे हैं। ऋग्वैदिक काल में रत्नीन के अंतर्गत 4 अधिकारियों को शामिल किया गया था, सेनानी, ग्रामीणी, सूत और कर्मरा। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मोस्ट है ये, मैंने लगा रखा है पहले ही मोस्ट भी जो है कि ऋग्वैदिक काल में निम्न में से कौन रत्नीन में शामिल नहीं था, इनके अलावा कोई एक दे देगा। ठीक है, फिर बाकी बस उन अधिकारियों को मैंने यहां बता दिया। यह है ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख अधिकारी, पुरोहित सर्वश्रेष्ठ अधिकारी, राजा का शिक्षक, राजा का सलाहकार, सेनानी सैन्य अधिकारी, ग्रामीणी ग्राम का प्रधान, सूत राजा का सारथी, कर्मरा धातुकर्मी बढ़ई जो है जिसको बोलते थे, बढ़ई धातु का काम करने वाला, कर्मरा धातुकर्मी, ये मिलान वाला भी आ सकता है कि ये इधर नाम ये इधर नाम कि कौन क्या है, तो ग्रामीण से नाम ग्राम हो रहा, सूत को राजा का सारथी, राजा का मित्र, कर्मरा धातुकर्मी, सेनानी सैन्य अधिकारी, स्पर्श गुप्तचर। ध्यान रखिएगा, स्पर्श गुप्तचर, जब कौटिल्य देखेंगे वहां पर भी स्पर्श का नाम आएगा, वहां पर भी मौर्य काल में भी गुप्तचरों को स्परी कहते थे, स्पर्श को गुप्तचर भी बोलते थे। इब्बे व उपस्थिति, राजा के व्यक्तिगत सेवक, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया कि ऋग्वैदिक काल में उल्लेखित इब्बे उपस्थिति कौन थे, राजा के व्यक्तिगत सेवक। ऋग्वैदिक काल में राजा के व्यक्तिगत सेवकों को क्या कहा जाता था, इब्बे व उपस्थिति कहा गया था। तो ये हो गया
अधिकारी वर्ग के बारे में। अब अपन देख रहे हैं राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण जो है वो पार्ट है राजनीतिक संस्थाओं वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संस्थाओं की अगर अपन बात करें तो ऋग्वैदिक काल में हमको 5 राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी मिलती है। 5 संस्थाओं की जानकारी मिलती है। इनका काम अपने अपने क्षेत्र में कुछ काम था। ठीक है, एक विदत का उल्लेख मिलता है, गण का उल्लेख मिलता है, सभा का उल्लेख मिलता है, समिति का उल्लेख मिलता है और परिषद का उल्लेख मिलता है। अलग अलग काम है, इनका ध्यान रखिएगा। तो आपको 5 जो है वो 5 संस्थाओं का उल्लेख मिलता है ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं अपन, ध्यान रखिएगा। 5 संस्था, उत्तरवैदिक काल नहीं, उत्तरवैदिक काल में तो सिर्फ 2 ही हो जाती है, बाकी खत्म हो जाती है, और 3, सिर्फ 2 ही बचती है। ऋग्वैदिक काल में 5 संस्थाएं थी। अब उन 5 संस्थाओं को अगर अपन देखें तो एक तो है विदत, उसके बाद में दूसरी संस्था है गण, उसके बाद में है सभा, उसके बाद में है समिति, और उसके बाद में जो है वो है परिषद। ये 5 संस्थाएं, पांचों का काम अलग अलग है। अभी देखेंगे अपन। जैसे विदत जो है ये सबसे प्राचीन संस्था, मैं बताऊंगा डिटेल से, जो आपको सबसे प्राचीनतम जनसभा मानी गई है विदत जो है। इसका काम है सामाजिक और धार्मिक मामलों का संचालन करना। गण जो है एक पारिवारिक संस्था है, विश्व की प्रथम लोकतांत्रिक संस्था का दर्जा प्राप्त है गण को। ये पारिवारिक मामलों का संचालन करती थी। फिर देखिए सभा के बारे में देखेंगे। सभा वहां के विद्वत लोगों की सभा थी, कुलीन और वृद्ध लोगों की सभा थी, जो जिसका काम था न्यायिक कार्य का संचालन करना। समिति जो है प्रमुख राजनीतिक जनसभा थी, सभी लोग शामिल होते थे, महिलाएं भी शामिल होती थी, और राजा का निर्वाचन करने का काम। तो प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों का संचालन करती थी ये। और परिषद एक जनजातीय संस्था थी, ये जिसका काम था सेना से संबंधित सलाह देना। सैनिक संस्था थी, एक तरह से सैनिक सभा के समान थी, तो सेना से संबंधित सलाह हो गया। अब देखिए यहां पर हर संस्था का अपना अपना कार्य हो गया। अभी बताऊंगा मैं डिटेल से आपको कि यहां देखिए कि ऋग्वैदिक काल के लोगों का सामाजिक और धार्मिक मामलों का संचालन कौन कर रही थी? यह संस्था। न्यायिक कार्यों का संचालन कौन कर रही थी? यह संस्था। प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों का संचालन कौन कर रही थी? समिति। सैन्य मामलों का संचालन कौन कर रही थी? परिषद। परिवार के मामलों का संचालन कौन कर रही थी? गण। ध्यान रखिएगा, हर चीज अपना आप है। और अगर उल्लेख के आधार पर देखें, सबसे अधिक उल्लेख मिलता है इसका, उसके बाद में मिलता है इसका, फिर मिलता है अपन को इसका, फिर मिलता है इसका, और फिर मिलता है इसका। अगर उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार अगर उल्लेख के बारे में देखें तो यहां तो मिलता है 122 बार उल्लेख। इसका उल्लेख 122 बार हुआ, ध्यान रखिएगा। इसका उल्लेख 46 बार हुआ। सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है, इसका उल्लेख 9 बार हुआ है, और इसका उल्लेख 5 बार हुआ है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि नाम दे देगा कोई भी, निम्न में से सबसे अधिक उल्लेख ऋग्वेद में किस संस्था का हुआ? विदत का हुआ, सर्वाधिक, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था भी इसको माना गया था। ठीक है। गण सब, उसके बाद में उल्लेख हुआ 46 बार गण का, मतलब उसके बाद में महत्व यह था। फिर उसके बाद में महत्व किसका हो गया? समिति का हो गया, 9 बार हुआ। सभा का 8 बार हुआ, और फिर परिषद का 5 बार हुआ। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उल्लेख के आधार पर ऋग्वैदिक कालीन संस्थाओं का क्रम बताइए। तो ये क्रम हो गया, सबसे बड़ी ये, उसके बाद में ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं डिटेल से ओरिजिन के बारे में। तो ये हो गया। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल के लोग जो है अपने अलग अलग मामलों के सलाह या संचालन करने के लिए अलग अलग संस्था बनाई थी। पारिवारिक मामलों का संचालन करने के लिए गण, सामाजिक धार्मिक सैनिक असैनिक मामलों का संचालन करने के लिए विदत, न्यायिक कार्यों का संचालन करने के लिए सभा, राजनीतिक प्रशासनिक कार्यों का संचालन करने के लिए समिति, और सैन्य सलाह लेने के लिए जो है वो परिषद का निर्माण किया गया था। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इंटरेस्टिंग भी है, एग्जाम में बहुत बार भी आता है। अब देखिए, ये जो मैंने बताया आपको वही है, विदत, गण, सभा, समिति और परिषद। इन 5 संस्थाओं का उल्लेख है कि ऋग्वैदिक काल में 5 संस्था थी। 1 बाय 1 अपन करके देख रहे हैं। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इनका कार्य क्या है, इनकी कह सकते हैं कितनी बार उल्लेख हुआ, इसका कार्य क्या है, प्लस इसका क्या है, ये कौन सी संस्था है, राजनीतिक है, प्रशासनिक है, सामाजिक है, कौन सी संस्था है, इसके बारे में। तो पहले अपन लेके चल रहे हैं विदत के बारे में। देखिए,
विदत को इस तरह से देखेंगे अपन कि क्या है ये, इसके बारे में कार्य क्या है, इसका कार्य काम क्या है, भागीदारी क्या, किन किन लोगों की भागीदारी थी, और उल्लेख कितनी बार इसका उल्लेख मिला है। तो मैंने बताया आपको कि विदत जो है ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम जन संस्था थी, सबसे प्राचीनतम जनसभा थी। सबसे प्राचीन अगर कोई जन संस्था जनसभा थी आर्यों की तो कौन सी थी, विदत थी। ठीक है, तो क्या हो गई, क्या है ये, ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे प्राचीनतम जनसभा हो गई। फिर अब बात करें इसका कार्य क्या था, कि ऋग्वैदिक काल के आर्यों के लोगों के सामाजिक और धार्मिक मामलों का संचालन करती थी। सामाजिक और धार्मिक मामले थे, उनका संचालन कौन करती थी, ये विदत नामक संस्था करती थी। फिर अपन देखा कि इसकी भागीदारी, इसमें सभी लोग मिलकर के भाग लेते थे, कबीले के जितने भी लोग थे, ऋग्वैदिक आर्य कबीले के सभी लोग भाग लेते, यानी कि महिलाएं भी इसमें भाग लेती थी। ध्यान रखिएगा, नोट कीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, महिलाएं भी इसमें भाग लेती थी विदत में, जो ध्यान रखिएगा। फिर अपन ने बताया कि उल्लेख किसमें, ऋग्वेद में जो है इस विदत का कितनी बार उल्लेख हुआ, 146 बार, सॉरी 122 बार जो है, कहीं मैंने 46 तो नहीं लिख दिया इधर, मैंने जो बताया था वहां पर 122, ठीक है, 122 बार उल्लेख हुआ, ध्यान रखिएगा 122 बार जो है उल्लेख हुआ है। तो इस प्रकार जो मैंने बताया कि ये क्या है, विदत क्या है, ऋग्वैदिक आर्यों की, ऋग्वैदिक काल की या ऋग्वैदिक आर्यों की प्राचीनतम जनसभा, प्राचीनतम जनसभा है ये, जनसभा ऋग्वैदिक आर्यों की प्राचीनतम जनसभा। कार्य क्या है इसके, कार्य है सामाजिक और धार्मिक मामलों का संचालन, सामाजिक, सभी सैनिक असैनिक जो भी कार्य है, सामाजिक व धार्मिक मामलों का संचालन, धार्मिक मामलों का संचालन, सामाजिक और धार्मिक मामलों का संचालन इसका कार्य है। भागीदारी है सभी वर्गों की भागीदारी, सभी वर्गों की भागीदारी, सभी वर्ग शामिल होते हैं, यानी कि महिलाएं भी मोस्ट है यहां पर, ध्यान रखिएगा, महिलाएं भी भाग लेती थी इसमें, महत्वपूर्ण बात है। और उल्लेख जो है 122 बार जो है इसका उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ, 122 बार। इसी को पढ़ा हुआ आपको, लिखा हुआ मिल रहा है आपको, जो मैंने बताया आपको। विदत यह ऋग्वैदिक आर्यों की प्राचीनतम जनसभा थी, सबसे प्राचीन जो थी वो थी जनसभा। ठीक है, यह ऋग्वैदिक आर्यों के सामाजिक धार्मिक विषयों का संचालन करती थी। सामाजिक धार्मिक विषयों का संचालन कौन करती थी, यह वाली संस्था करती थी। इसमें महिलाएं भी भाग ले सकती थी, ध्यान रखिएगा, महिलाएं भी भाग लेती थी, याद रखिएगा इस बात को। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 122 सर्वाधिक बार हुआ। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख जो है किस संस्था का हुआ, विदत का हुआ। ये हो गया इसके बारे में, विदत के बारे में। अब अपन चल रहे हैं गण के बारे में, दूसरी संस्था गण जो है। गण के बारे में भी क्या है कि गण जो है वो ऋग्वैदिक आर्यों की एक पारिवारिक संस्था है, एक लोकतांत्रिक संस्था है, और इसको जो है विश्व की प्रथम लोकतांत्रिक संस्था होने का दावा किया जाता है कि विश्व की प्रथम लोकतांत्रिक संस्था कौन सी है, गण है। इसका काम क्या है, इसका काम है पारिवारिक मामलों का संचालन करना। तो इस प्रकार गण क्या हो गई, गण जो है ऋग्वैदिक काल की एक लोकतांत्रिक संस्था हो गई। विश्व की प्रथम लोकतांत्रिक संस्था का दर्जा जो है किसको मिला हुआ है, इस गण को मिला हुआ है। गण का काम क्या था, पारिवारिक जो है मामलों का संचालन करना था, कि ऋग्वेद के जो कबीले थे उनके परिवार से संबंधित जो मामले होते थे उनका संचालन कौन करती थी, गण करती थी। और गण का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है, 46 बार हुआ, ध्यान रखिएगा 46 बार इसका उल्लेख हुआ है। तो एक लोकतांत्रिक संस्था है ये, ऋग्वैदिक आर्यों की लोकतांत्रिक संस्था है, लोकतांत्रिक संस्था है। इसमें पारिवारिक, विश्व की प्रथम लोकतांत्रिक संस्था भी है, विश्व की प्रथम लोकतांत्रिक संस्था। लोकतांत्रिक इसलिए कहा गया, कबीले के सभी लोग आते थे इसमें, प्रथम लोकतांत्रिक संस्था का दर्जा दिया गया है इसको। ये पारिवारिक मामलों का संचालन करती थी,
पर पारिवारिक मामलों का संचालन करती थी ये, और इसका उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ? 46 बार उल्लेख हुआ। 46 बार उल्लेख हुआ ऋग्वेद में जो है। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखिए, यही चीज आपको ये मिल रही है लिखी हुई, ध्यान रखिएगा। गण, यह ऋग्वेदिक आर्यों की एक लोकतांत्रिक संस्था थी। ठीक है, फिर यह ऋग्वेदिक आर्यों के पारिवारिक मामलों का संचालन करती थी। क्या काम था इसका? पारिवारिक मामलों का संचालन करना। फिर इसको विश्व की प्रथम लोकतांत्रिक संस्था का दर्जा प्राप्त है। विश्व की प्रथम लोकतांत्रिक संस्था जो है वो कौन सी थी? गण को कहा जाता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख कितनी बार हुआ? 46 बार हुआ। 46 बार जो है इसका उल्लेख हुआ। अब आगे चल रहे हैं अपन सभा के बारे में। सभा, ये देखिए सभा के बारे में भी मैंने बताया कि सभा जो है ऋग्वेदिक काल की एक कुलीन संस्था थी। अब कुलीन इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें सब लोग भाग नहीं लेते थे कबीले के, इसमें सिर्फ वृद्ध लोग और कुलीन लोग ही भाग लेते थे। जैसे कि वर्तमान में अपने यहाँ संसद में दो है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा में तो जनता के सब लोग भाग ले रहे हैं, ठीक है, हम जनप्रतिनिधि। लेकिन राज्यसभा में वो लोग भाग ले रहे हैं जो जनता पहले जिसको चुन रही है, या तो जनता अपन ने एमएलए को चुन दिया, सांसदों को, तो वो जब चुनेंगे लोकसभा के सदस्य वो जाएंगे राज्यसभा में, या कोई साहित्य से कला से संबंधित कोई व्यक्ति है, विद्वान है, उसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ठीक वही बात यहां पर भी है कि ऋग्वैदिक काल की जो सभा है ये कुलीन संस्था थी। इसका स्वरूप वर्तमान राज्यसभा के समान था। इसमें सिर्फ कबीले के जो वृद्ध लोग हैं, जो कुलीन लोग हैं, वही इसमें भाग लेते थे। हालांकि इसमें ये कह सकते हैं कि महिलाएं भाग लेती थी, इसके बारे में बहुत जगह तो ये मिलता है कि ये भाग नहीं लेती थी महिलाएं। लेकिन इसमें ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना कि महिलाओं की भागीदारी भी सभा में होती थी। ध्यान रखिएगा, 3 संस्था थी जिसमें महिलाओं की भागीदारी थी, एक विदत, एक सभा और एक समिति। इन तीनों में महिलाओं की भागीदारी हुआ करती थी, तो ध्यान रखिएगा। दूसरी बात मैंने बताया सभा का काम क्या था। सभा का काम था ऋग्वैदिक आर्यों के न्यायिक मामलों का संचालन करना। न्याय कि मान लो जैसे अपन गांव में पंच पटेल होते हैं ना, पंच पटेल में कौन होते हैं कि हमारे वृद्ध लोग होते हैं, जो उच्च वर्ग या वृद्ध लोग होते थे, उन्हीं को पंच पटेल बनाते हैं अपन, 5 पंचायत जो बैठती है उसमें, और वो क्या काम करती है? न्याय करने का काम। ठीक वैसे ही ये भी थी कि ऋग्वैदिक काल में जो है सभा एक प्रकार की वृद्ध संस्था थी, कुलीन संस्था थी। इसका निर्माण कबीले के वृद्ध और प्लस कुलीन लोगों से मिलकर के होता था। महिलाओं की भी इसमें भागीदारी थी। इसका काम था न्यायिक कार्य करना, न्यायिक कार्यों का संचालन करना, और इसका उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिलता? 8 बार मिलता, यानी कि समिति से कम बार। तो सभा क्या हो गई? यह एक कुलीन संस्था थी, कुलीन संस्था। इसमें कबीले के यानी कि आर्यों के, कबीले के वृद्ध व कुलीन लोग शामिल होते थे। इसमें महिलाओं की भी भागीदारी थी, महिलाओं की भी भागीदारी थी। महिलाएं सब नहीं, केवल जो ज्ञान, जैसे कि अपन पढ़ेंगे विश्वारा, लोपामुद्रा, गोसा, अपाला, ये कुछ विद्वत महिला थी, वही लोग इसमें भाग लेते थे, सब महिलाएं नहीं। तो महिलाओं की ये अपन कहते हैं कि महिलाएं भाग ले सकती थी, चाहे किसी भी वर्ग की हो, लेकिन उच्च वर्ग की लेती थी। इसका कार्य क्या था? न्यायिक मामलों का संचालन करना, न्यायिक कार्यों का संचालन, न्यायिक कार्यों का संचालन। इसका काम क्या था? न्यायिक कार्यों का संचालन। इसका उल्लेख कितनी बार हुआ ऋग्वेद में? इसका उल्लेख कितनी बार हुआ? 8 बार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सभा के बारे में। आपसे कथन कारण में भी क्वेश्चन आ सकता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से ऋग्वैदिक आर्यों की उच्च संस्था या कुलीन संस्था किसको कहा गया था? सभा को। निम्न में से ऋग्वैदिक आर्यों के न्यायिक मामलों का संचालन कौन सी सभा करती थी? वो हो गई, कौन सी संस्था करती थी? सभा। सभा, आपका सभा के संबंध में कौन सा कथन है? महिलाएं भाग ले सकती थी,
कुलीन संस्था थी, वृद्ध लोग भाग लेते थे, न्यायिक कार्यों का संचालन करते थे। सभा का महत्व जो है समिति से कम था, ये बात भी सही है। समिति इससे ज़्यादा मजबूत संस्था है क्योंकि उसका उल्लेख 9 बार हुआ और वो राजा के निर्वाचन में भाग ले रही थी, ये नहीं ले रही है, ध्यान रखना। इसी बात को लिखा हुआ मिल रहा है आपको, ये वाला जो मैंने अभी समझाया आपको। यह ऋग्वेदिक आर्यों की प्रतिनिधि संस्था थी। प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि तो मतलब जिसमें सब लोग हो, प्रतिनिधि संस्था जिसमें प्रतिनिधि शामिल हो रहे हो। इसमें कबीले के केवल वृद्ध एवं कुलीन लोग ही भाग लेते थे, केवल वृद्ध एवं कुलीन लोग ही भाग लेते। ध्यान रखना, मोस्ट इस लाइन को ध्यान रखना, इसलिए इसको कुलीन संस्था कहते थे। यह आर्यों के न्यायिक कार्यों का संचालन करती थी। काम क्या था इसका? न्यायिक कार्यों का संचालन करना। इसका स्वरूप वर्तमान राज्यसभा के समान था। जैसे वर्तमान में राज्यसभा, ठीक वैसे ही जो है ये भी हुआ करती थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ? 8 बार हुआ, और जबकि समिति का कितनी बार हुआ? 9 बार। इसका मतलब सभा जो है समिति से कमजोर संस्था थी, समिति इससे ज्यादा मजबूत संस्था थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन चल रहे हैं समिति के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण है समिति के बारे में। इसको वर्तमान जो लोकसभा है वो कह सकते हैं अपन कि आर्यों की लोकसभा थी। इसके बारे में देखिए कि समिति जो है वो ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि संस्था थी। सबसे महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि संस्था। महत्वपूर्ण इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये राजा के चुनाव में, राजा के निर्वाचन में भाग लेती थी। इसलिए जितनी भी 5 संस्था थी उसमें अगर एक संस्था जो राजा के चुनाव में, राजा के निर्वाचन में भाग ले रही थी, वो एक ही है, वो है समिति। इसलिए उसका महत्व ज्यादा है। तो मैंने बताया कि ऋग्वेदिक आर्यों की जनप्रतिनिधि संस्था थी समिति। समिति जो है इसमें कबीले के सभी लोग मिलकर के भाग लेते थे, यानी कि महिलाओं की भी इसमें भागीदारी थी। सबसे अधिक अगर भागीदारी थी महिलाओं की तो वो थी समिति में। आपने देखा सभा में भी थी, लेकिन सभा में सिर्फ कुलीन वर्ग की महिलाएं जा रही थी। सभी महिलाएं जो वो कौन में जाती थी? समिति में जाती थी। दूसरी बात, समिति का काम क्या था? समिति का 2 काम था। एक तो प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों का संचालन करना, मुख्य रूप से प्रशासनिक मामलों का संचालन करना। दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या था? राजा का निर्वाचन करना। इसलिए इसका महत्वपूर्ण स्थान था। राजा के निर्वाचन में भाग लेती थी। इसका मतलब जब समिति भाग ले रही है मतलब महिलाएं भी निर्वाचन में भाग ले रही है, इसलिए महत्वपूर्ण हो गई। काम हो गया प्रशासनिक मामलों का संचालन करना। समिति के अगर उल्लेख की बात करें तो समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है। ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ? 9 बार उल्लेख हुआ। फिर अपन ने बात यह बताया इसमें कि इसमें जो है समिति का प्रमुख जो कहलाता था वो कहलाता ईशान। ध्यान रखा, ईशान एक महत्वपूर्ण बात है। ईशान जो मैंने अभी बातें बोली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, बोल देता हूं कि क्या है क्या नहीं है। कि ये क्या है? ऋग्वेदिक आर्यों की जनप्रतिनिधि संस्था है। जनप्रतिनिधि संस्था ऋग्वेदिक आर्यों की जनप्रतिनिधि संस्था है। कार्य क्या है इसका? भागीदारी क्या है इसमें? भागीदारी सभी लोग भाग ले सकते थे। महिलाओं की भी भागीदारी थी, महिलाओं की भी भागीदारी, महिलाओं भी भाग ले रही है इसमें। फिर उसके बाद में मैंने बताया कार्य 2 हो गए इसके। एक तो हो गया राज्य का निर्वाचन करना, यानी कि राजन का निर्वाचन करना, निर्वाचन करना। दूसरा भाग है प्रशासनिक मामलों, राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों का संचालन, प्रशासनिक मामलों का संचालन। समिति का प्रमुख क्या कहलाता था? ईशान। समिति का प्रमुख वो क्या कहलाता था? ईशान। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट कर लेना इसको। समिति का प्रमुख क्या कहलाता? ईशान। और समिति का उल्लेख कितने बार हुआ? उल्लेख हुआ 9 बार। इस बार मैंने बताया समिति के बारे में कि ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण संस्था जो थी, सबसे शक्तिशाली जो संस्था थी वो थी समिति। समिति ऋग्वैदिक काल की जनप्रतिनिधि संस्था थी।
जिसका निर्माण सभी लोगों से मिलकर के बनता था। महिलाएं भी उसमें भाग लिया करती थी। फिर मैंने बताया उसका कार्य क्या था, राजा के निर्वाचन में भाग लेना, राजा का निर्वाचन करना, राजा मतलब राजन का निर्वाचन। दूसरा, प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों का संचालन करना, ये समिति का काम था। फिर मैंने ये भी बताया कि समिति के प्रमुख को क्या कहा गया था, ईशान कहा गया था। समिति का उल्लेख कितनी बार मिलता है, 9 बार मिलता है। समिति का महत्व जो है सभा से क्या था, अधिक था। सभा कम थी, क्यों, सभा का उल्लेख भी 8 बार मिल रहा है और समिति का उल्लेख 9 बार मिल रहा है। इस आधार पर और समिति का महत्वपूर्ण रोल इसलिए है क्योंकि वो राजा के निर्वाचन में भाग लेती थी, सभा नहीं लेती थी, ध्यान रखिएगा ये बात। तो इसलिए, और महिलाओं की भागीदारी सभा में भी है, समिति में भी है और विदत में भी है। लेकिन सभा में केवल कुलीन वर्ग के लोग ही महिलाएं भाग ले रही है, विदत में और समिति में सभी महिलाओं की भागीदारी हो रही है। तो इसी बात को जो मैंने आपको बताया अभी, इसको देख लीजिए। ईशान वाला ध्यान रखना, समिति का प्रमुख क्या कहलाता है, ईशान कहलाता है। अब देखिए समिति, यह ऋग्वेदिक आर्यों की जन प्रतिनिधि संस्था थी। कौन सी, जन प्रतिनिधि संस्था, यानी कि जन मतलब जन से मिलकर के बनती थी वो। इसमें कबीले के सभी सदस्य भाग लेते थे, सभी सदस्य, जन प्रतिनिधि संस्था। फिर इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी, बात आ गई, महिलाएं भी भाग लेती थी। दूसरा, ये कबीले की आम सभा थी, आम मतलब जिसमें आम लोग मिलकर के बनती थी। सभा कुलीन वर्ग की, आम सभा मतलब सभी लोग, आम सभा थी जिसका स्वरूप वर्तमान लोकसभा के समान था। लोक का मतलब लोक सभा, लोगों की सभा, आम सभा मतलब आम लोगों की सभा, तो वर्तमान लोकसभा के समान इसका वो था। दूसरी बात, समिति आर्यों के राजनीतिक प्रशासनिक मामलों का क्या करती थी, संचालन करती थी। राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों का संचालन, यह राजा के निर्वाचन में भाग लेती थी, इसलिए इसका महत्व सभा से अधिक था। सभा से इस मामले में भागीदारी थी 2 कारणों से, एक तो सभी लोग इसमें भागी होते थे, दूसरा ये राजा का निर्वाचन करती थी, इसलिए इसका ज्यादा रोल था। समिति के प्रमुख को क्या कहा गया था, ईशान, मोस्ट है, ध्यान रखना इस बात को, पूछा गया समिति का प्रमुख क्या कहलाता था, ईशान कहलाता था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ, 9 बार हुआ, और सभा का कितनी बार हुआ, 8 बार हुआ, ध्यान रखिएगा। ये हो गई समिति के बारे में। नेक्स्ट है परिषद, एक संस्था हो गई परिषद। अब देखिए परिषद के बारे में, ऋग्वेदिक आर्यों की परिषद जो है एक प्रकार की जनजातीय संस्था थी, और जनजातीय रूप में एक तरह से सैनिक सलाहकारी संस्था भी थी, सैनिक मामलों में सलाह भी देती थी। इसको सैनिक सभा भी बोल देते कभी कभी। इसका उल्लेख कितनी बार हुआ, 5 बार हुआ। तो इस प्रकार मैंने बताया कि परिषद जो है ये ऋग्वेदिक आर्यों की एक जनजातीय संस्था थी, जनजातीय संस्था जो सैनिक मामलों में सलाहकारी का काम करती थी। सैनिक, हालांकि सेना तो थी नहीं, लेकिन फिर भी कोई आपस में कोई सुरक्षा की बात आती है तो उसके मामले में सलाह मशवरा करने का काम, सैनिक सलाह मशवरा करने का काम कौन करती थी, परिषद करती थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ, 5 बार हुआ, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार एक जनजातीय संस्था कौन कहलाती थी, देखो आपसे पूछेगा न्यायिक संस्था कौन सी हो गई, सभा। जनजातीय संस्था कौन सी हो गई, परिषद। पारिवारिक संस्था कौन सी हो गई, गण। और दूसरा एक कह सकते कि जनप्रतिनिधि संस्था जो है मुख्य रूप से प्राचीनतम जनसभा वो हुई विदत, और दूसरी आम जनसभा महत्वपूर्ण जो समिति हो गई। तो सब अलग अलग काम हो गए, कार्य भी अलग अलग हो गए। इसी बात को जो मैंने बताया परिषद के जो है यही 2 लाइन है। यह ऋग्वेदिक आर्यों की जनजातीय संस्था थी। जनजातीय संस्था, इस शब्द को ध्यान रखना, सैन्य सभा के समान थी। हालांकि बहुत स्थायी सेना इस समय नहीं थी, लेकिन फिर भी सैन्य सभा के समान ये काम थी। और ये सैन्य मामलों में सलाहकारी की भूमिका निभाती थी। सैन्य मामलों में क्या करती थी, सलाहकारी की भूमिका निभाती, यानी कि कोई भी जो छोटे मोटे डिस्प्यूट होते थे उसमें सैनिक सलाह देने का काम करती थी। सॉरी। तो इस प्रकार मैंने बताया कि ये 5 संस्था हो गई महत्वपूर्ण जो है, जब उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे 5 में से 3 खत्म हो जाती है, गण, परिषद और विदत। ये तीनों संस्था खत्म हो जाती है, सिर्फ 2 ही रहती है, सभा और समिति, और उनका भी महत्व कम हो जाता है, वो देखेंगे आगे। अभी इन 5 संस्थाओं के बारे में देखिए। 5 का अपना अपना कार्य था। एक न्यायिक कार्य करती थी सभा, एक प्रशासनिक कार्य करती थी समिति, एक पारिवारिक कार्य करती थी गण, इसके अलावा एक सैनिक कार्य करती थी जो है परिषद, इसके अलावा एक जो है सामाजिक धार्मिक मामलों का कार्य करती थी, वो करती थी कौन सी, विदत। सबसे प्राचीनतम हो गया विदत। विदत का उल्लेख 122 बार, 46 बार जो है गण का उल्लेख, उसके बाद में सभा का 8 बार, समिति का 9 बार और 5 बार जो है परिषद का उल्लेख।
परिषद जनजातीय सभा, विश्व की पहली लोकतांत्रिक सभा कौन सी हो गई? गण। तो इसलिए महिलाओं की भागीदारी किस किस में हो गई? समिति में, सभा में और विधत में। ध्यान रखिएगा, कौन सी संस्था राजा के निर्वाचन में भाग ले रही है? समिति। सबसे अधिक महत्वपूर्ण संस्था कौन सी हो गई? समिति, पावर के मामले में। उसके बाद में मैंने बताया कि सभा में महिला भाग तो ले रही है, लेकिन आम महिलाएं भाग नहीं ले रही, सिर्फ कुलीन वर्ग की महिलाएं भाग ले रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पांचों संस्था बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्रम भी उसका यही है। इस तरह से सबसे ऊपर जो है विधत हो गई, फिर गण हो गई, फिर समिति हो गई, फिर सभा हो गई और सबसे नीचे जो है परिषद हो गई। ठीक है, अब हम चल रहे हैं कर प्रणाली के बारे में। ऋग्वैदिक काल में कर प्रणाली, कर का मतलब होता है टैक्स, रेवेन्यू कैसे ले रहे हैं। तो हमने ये बताया था कि ऋग्वैदिक काल का जो राजनीतिक जीवन है ये ऋग्वैदिक आर्यों के सामाजिक जीवन पर आधारित था। और ऋग्वैदिक आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था? पशुचारी, खाना बदोश। आज वो यहां रहते थे, कल वहां रहते थे, परसों वहां रहते थे, ऐसे रहते थे, क्योंकि एक जगह नहीं था, इसलिए स्थायी निवास नहीं था, इसलिए स्थायी राजनीतिक व्यवस्था भी नहीं आई। तभी तो हमने कहा कि राज्य नहीं था, राजा नहीं था, जिसको वर्तमान में राज्य, वर्तमान में राजा कह रहे हैं। ठीक इसी कारण, क्योंकि व्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, इसलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि यहां पर व्यवस्थित कर प्रणाली का भी अभाव था। क्यों? क्योंकि कर वहां दिया जब स्थायी रूप से रह रहे हैं तो वहीं पर खेती करेंगे, वहीं पर पशुपालन करेंगे, वहीं पर अपने और काम करेंगे तो हम टैक्स देंगे, लेकिन एक जगह नहीं रहेंगे तो फिर स्थायी जीवन है ही नहीं। इसलिए ऋग्वैदिक काल में भी जो है किसी कर का उल्लेख नहीं मिलता, न ही कोई कर वसूल करने वाले अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। कर का उल्लेख नहीं है, कर वसूल करने वाले अधिकारियों का उल्लेख नहीं है। लेकिन फिर भी एक वर्ड आया, एक शब्द आया, उसका नाम है बलि। बलि नामक कर या बलि का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये क्या था कि प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक उपहार। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पूरे ऋग्वैदिक काल में सिर्फ एक ही कर, जो भी कर नहीं था, एक तरह से गिफ्ट हो गया, ये उपहार हो गया, इसी का उल्लेख मिलता है, वो है बलि। तो आपसे पूछे ऋग्वैदिक काल में बलि क्या था? स्वैच्छिक उपहार था। प्रजा द्वारा, मतलब जो भी आर्य कबीले लोग थे, कबीले स्वैच्छिक रूप से राजन को, यानी कि राजा, जिसको अपन राजन बोल रहे थे इस समय, राजन को जो स्वैच्छिक उपहार, चाहे वो कोई भी चीज हो, खाने पीने की चीज भी हो सकती थी, कपड़ा लत्तू, दूध, पानी, चीज, रोटी, कुछ भी, कपड़ा, कुछ भी जो दिया जाता था उसको बोलते थे बलि। अब देखिए बलि का उल्लेख बार बार आएगा, पूरे प्राचीन काल में आएगा। यहां पर देखिए कि सबसे पहली बार बलि का अपन को जो उल्लेख मिल रहा है वो मिल रहा है ऋग्वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक काल में बलि क्या है? स्वैच्छिक उपहार है। अब देखिए उत्तरवैदिक काल में क्या होगा। उत्तरवैदिक काल में यही बलि क्या होता है? नियमित कर होता है। अभी तो कहा अनिवार्य नहीं था, सिर्फ स्वैच्छिक, अपनी इच्छा पर था, दे तो दे दे, नहीं तो नहीं। जो स्वैच्छिक गिफ्ट दे रहे हैं कोई भी चीज, वो उपहार है, वो तो हो गया बलि ऋग्वैदिक काल में। उत्तरवैदिक काल में भी ये नियमित हो जाएगा, रेगुलर लिया जाएगा ये, कि अगर अनाज है तो रेगुलर अनाज दो, कोई कपड़ा दे रहा तो रेगुलर कपड़ा दो। तो उत्तरवैदिक काल में नियमित होता है। फिर आगे उत्तरवैदिक काल में, चाहे वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, मौर्य काल हो, गुप्त काल हो, पूरे प्राचीन काल में बलि क्या हो जाता? धार्मिक कर हो जाता। ध्यान रखिएगा, धार्मिक कर। मौर्य काल में भी नाम आएगा, गुप्त काल में भी नाम आएगा। तो बलि एक धार्मिक कर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बलि 3 जगह अलग अलग चेंज होता है। अभी जब आगे पढ़ेंगे तब और उल्लेख करूंगा मैं, अभी सिर्फ समझा रहा हूं कि ऋग्वैदिक काल में बलि जो है वो है स्वैच्छिक उपहार। पहली बार उल्लेख भी बलि का ऋग्वैदिक में मिल रहा है। उत्तरवैदिक काल में बलि क्या हो गया? नियमित कर हो गया। और उसके बाद में पूरे प्राचीन काल में बलि क्या हो गया? धार्मिक कर हो गया। तो आपसे वर्ल्ड नाम लेकर के पूछेगा, अगर ये पूछ ले कि प्राचीन काल में बलि क्या था, तब तो आएगा धार्मिक कर। ऋग्वैदिक काल में बलि क्या था? तब आएगा स्वैच्छिक उपहार। उत्तरवैदिक काल में बलि क्या था? तब आएगा नियमित कर। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसलिए बताया मैंने कि ऋग्वैदिक काल में व्यवस्थित कर प्रणाली का अभाव था, न तो किसी कर का उल्लेख मिलता है, न ही कोई कर अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, बल्कि हमको एक कर, एक शब्द का उल्लेख मिल रहा है, उसका नाम है बलि। और बलि क्या था? बलि प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक उपहार था।
कोई नियमित भी नहीं था और कोई बाध्यता भी नहीं थी। अगर प्रजा इच्छा हो तो दे दे, नहीं तो नहीं दे। स्वैच्छिक उपहार में कुछ भी हो सकता था, अनाज भी हो सकता था, दूध भी हो सकता था, पशु भी हो सकता था, खाने पीने की कोई चीज भी हो सकती थी। इस प्रकार प्रजा द्वारा राजा या राजन को दिया जाने वाला स्वैच्छिक उपहार, यह क्या कहलाता था? बलि कहलाता था। ऋग्वैदिक काल की बात करें, उत्तर वैदिक काल में नियमित हो गया, पूरे प्राचीन काल में धार्मिक कर रहा। इसी को जो है मैंने बताया कर प्रणाली। ऋग्वैदिक काल में व्यवस्थित कर प्रणाली का क्या था? अभाव था। जो मैंने बताया, अभाव क्यों था? क्योंकि व्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, स्थायी निवास नहीं था। इसलिए ऋग्वैदिक काल में किसी भी प्रकार के कर एवं कर वसूलने वाले अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता। कर वसूल करने वाले अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में केवल बलि, मोस्ट लगाया है मैंने, ध्यान रखिएगा, इधर देखिए, ये रहा मोस्ट। ऋग्वैदिक काल में केवल बलि नामक कर का उल्लेख मिलता है, जो प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक उपहार था। प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक उपहार, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार स्वैच्छिक उपहार हो गया। अब देखते हैं अपन सैन्य प्रणाली, सैन्य कैसे थी। तो हमने कहा जब राज्य नहीं था, जब राजा नहीं था, जब उस तरह के व्यवस्थित अधिकारी नहीं थे, प्रशासनिक वर्ग नहीं था, कुछ नाम मात्र के थे, जब कर प्रणाली नहीं थी, तो इस प्रकार यहां पर सैन्य प्रणाली भी नहीं थी। सेना कब होती है? जब अपना कोई क्षेत्र होता है उसकी सुरक्षा करने के लिए सेना आती है। जब हमने कहा कि यहां सामाजिक जीवन कैसा था? घुमक्कड़ था, पशुचारी था, खानाबदोश था। जब एक जगह स्थायी निवास नहीं था, तो जब स्थायी निवास नहीं हुआ तो स्थायी सेना भी नहीं आई। तो इस प्रकार क्या हुआ कि ऋग्वैदिक काल में अगर सैन्य प्रणाली की बात करें तो स्थायी सेना, नियमित सेना का अभाव था। कोई भी एक स्थायी सेना नहीं थी, कोई भी एक नियमित सेना नहीं थी। फिर भी क्या होता था कि जो राजा, जिसको अपन राजन कहते थे, वो क्या करता था? आवश्यकता पड़ने पर, कभी उसको जरूरत पड़ गई, एक कबीले को दूसरे कबीले से लड़ाई करनी है, जैसे कि अभी देखेंगे 10 राज्य युद्ध हुआ वहां पर, तो फिर भी क्या करता था कि जब अगर आवश्यकता पड़ गई, आपातकाल के समय कभी लड़ाई करना है, रक्षा करनी है, तब प्रजा जो है अपने कबीले से ही कुछ सेना का निर्माण करता था, नागरिक सेना। और उस नागरिक सेना को कहा जाता था मिलिशिया, कहा जाता था, मतलब मिलिशिया, कि राजा द्वारा आवश्यकता पड़ने पर जिस नागरिक सेना का निर्माण किया, जिस नागरिक सेना का निर्माण किया जाता था उसको क्या बोलते थे? मिलिशिया। ध्यान रखना, मोस्ट है मिलिशिया। मलेशिया नहीं है, मिलिशिया है, मिलिशिया कहते थे। तो महत्वपूर्ण बात क्या हो गई कि ऋग्वैदिक काल में स्थायी सेना नहीं थी, दूसरा जो है वो व्यवस्थित सेना नहीं थी, सेना तो थी ही नहीं। फिर भी राजा द्वारा कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर एक नागरिक सेना, नागरिक सेना का मतलब हो गया अपने कबीले में से ही 2 लोग आप आइए, 2 लोग आप आइए, 2 लोग आप आइए, 2 लोग आप आइए, इनको मिलाकर के 100 जनों की सेना, 100 खुद के लोगों की सेना, उसी को ऋग्वेद में कहा गया मिलिशिया। वर्ड है, मोस्ट कर लेना इसको, पूछा गया एग्जाम में। मिलिशिया क्या है? ऋग्वेद में उल्लेखित मिलिशिया या प्राचीन भारत में मिलिशिया क्या है? कि मिलिशिया क्या है कि ऋग्वैदिक काल में राजा द्वारा आवश्यकता पड़ने पर जिस नागरिक सेना, जिस 100 जनों की सेना का निर्माण किया जाता था, उसी को ऋग्वेद में क्या कहा गया था? मिलिशिया कहा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने बताया कि एक स्थायी सेना नहीं थी। दूसरी बात मैंने बताया कि आपातकाल के समय आवश्यकता पड़ने पर एक नागरिक सेना का निर्माण किया जाता था, उसका नाम क्या था? मिलिशिया। अब दूसरी बात देखिए कि ऋग्वैदिक काल में लड़ाइयाँ जो है कोई क्षेत्र विशेष को लेकर के नहीं लड़ी जाती थी, बल्कि लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी पशुओं को लेकर के, गाय की चोरी या पशुओं को चोरी को लेकर के लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। इसलिए युद्ध के लिए गवेष्टि शब्द का प्रयोग है, जो युद्ध का पर्याय था। गाय को गवेष्टि, और गवेष्टि है युद्ध का पर्याय, युद्ध के पर्याय के लिए घोषणा होती थी गवेष्टि।
तो युद्ध का परिहार कहा गया था उसको जो है। तो मैंने बताया ऋग्वैदिक काल में अधिकांश लड़ाइयाँ जो है किसी क्षेत्र को लेकर के नहीं लड़ी गई, बल्कि पशु चोरियों को लेकर के, पशुओं को लेकर के लड़ी गई। लेकिन एक अपवाद है कि ऋग्वेद के जो है वो 7वें मंडल में, ऋग्वेद का 7वां मंडल है, उस 7वें मंडल में हमको एक बहुत प्रसिद्ध लड़ाई का उल्लेख मिलता है। वो है दास राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, जो कि रावी यानी कि परूषणी नदी के तट पर लड़ा गया। वो देखेंगे अभी अपन। तो इस प्रकार हमको एक युद्ध का उल्लेख मिलता है, दास राज्य युद्ध। जो क्यों लड़ा गया था, 2 कारण बताए जाते हैं उसके। एक तो विश्वामित्र को हटाने के कारण, राजा सुदास ने क्या कर दिया, विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया। और एक डीडी कौशाम्बी का मानना है कि जो रावी नदी का जो जल विवाद है उसको लेकर के जो है क्या हुआ, लड़ाई हुई, कि कुछ लोगों ने जो है रावी नदी के जल के बांध को तोड़ दिया, इसलिए विवाद हुई, इसलिए 10 राज्य युद्ध हुआ। ठीक है, वो देखेंगे अभी आगे। तो मैंने बताया इस मिलिशिया के बारे में देख लीजिए पहले, अभी 10 राज्य युद्ध के बारे में देख रहे हैं फिर अपन। ऋग्वैदिक काल में स्थायी एवं नियमित सेना का क्या था, अभाव था। ऋग्वैदिक काल में स्थायी नियमित सेना का अभाव था, किंतु आपातकाल आवश्यकता पड़ने पर राजा द्वारा जिस नागरिक सेना का निर्माण किया जाता था उसको मिलिशिया कहा गया है। मोस्ट नागरिक मिलिशिया क्या है, नागरिक सेना है। किसके द्वारा, राजा के द्वारा। कब, आवश्यकता पड़ने पर, आपातकाल के समय। इसको सौ जनों की सेना भी बोलते हैं, 100 जनों, खुद के लोगों की सेना, मिलिशिया कहा गया था उसको। फिर मैंने बताया ऋग्वैदिक काल में युद्ध राज्य विस्तार या क्षेत्र विस्तार के लिए नहीं होते थे। राज्य विस्तार, क्षेत्र विस्तार के लिए नहीं होते थे, बल्कि पशु चोरी, जल विवाद आदि को लेकर के संघर्ष होता है। अब महत्वपूर्ण, किंतु ऋग्वेद में एक प्रसिद्ध दास राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना, दास राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। और दास राज्य युद्ध के बारे में अपन देख रहे हैं, दास राज्य युद्ध क्या है। ठीक है, क्यों लड़ा गया, किस किस के बीच में लड़ा गया, कितने लोगों ने भाग लिया, वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो इसको सुन लीजिए। पहले हुआ ये कि दास राज्य युद्ध का उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है, 7वें मंडल में मिलता है। 7वें मंडल में जो है ऋग्वेद इस दास राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया, भरत जन के राजा सुदास के बीच में, और दूसरी तरफ जो है 10 राजाओं के संघ के बीच में लड़ा गया। युद्ध कहां लड़ा गया, रावी नदी के तट पर, जिसको परूषणी नदी बोलते थे, उसके ऊपर लड़ा गया। युद्ध का कारण क्या था, 2 कारण बताते हैं। अधिकांश विद्वान तो ये कहते हैं कि राजा सुदास, भरत जन का राजा था सुदास, सुदास ने क्या कर दिया, अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटा दिया, और विश्वामित्र के जगह पर जो है किसको बना दिया, वशिष्ठ को बना दिया पुरोहित। विश्वामित्र नाराज हो गए, और उस नाराज होकर उसने 10 राजाओं के संघ का निर्माण कर लिया। यह है सामान्य कारण जो बताते हैं। एक डीडी कौशाम्बी है, धर्मानंद कौशाम्बी, डीडी कौशाम्बी, उनका यह कहना है कि रावी नदी का जो जल के विवाद था, जल के बंटवारे को लेकर के युद्ध हुआ। तो डीडी कौशाम्बी के अनुसार इस युद्ध का मूल कारण था जल, रावी नदी का जल विवाद। और ऐसे सामान्य कारण अगर पूछ रहे हैं तो वह है पुरोहित विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ को बना देना भरतजन के राजा सुदास द्वारा, इसलिए ये युद्ध हुआ। अब इस युद्ध में जो है एक तरफ भरतजन का राजा, दूसरी तरफ जो है 10 राजाओं का संघ। तो इधर भरतजन के राजा जो है, भरतजन का राजा भरत जो था, वो इस सुदास जो था, भरतजन का राजा सुदास, वो इस एक तरफ था, और बाकी तरफ 10 राजाओं का संघ था, जिसमें 5 तो जन थे, जिनमें पुरु हो गया, यदु हो गया, अनु हो गया, तुरुसु हो गया और ध्रुव हो गया। ये 5 जन थे, 5 जनजातियां थी। आलिन हो गया, भलानस हो गया, विषाणी हो गया, पक्त हो गया, शिव हो गया। ये 5 जो है वो उनकी जनजातियां थी। ये 5 जनजाति और 5 जन ये मिलकर के बने, उसको बोलते 10 राजाओं का संघ। इसमें आर्य और अनार्य दोनों ने भाग लिया, जिनमें अजा हो गया, सिग्रु हो गया, यक्ष, अजा सिग्रु यक्ष, ये जो है ये 3 जो है अनार्य कबीले थे। और इन तीनों का प्रमुख कौन था, भेद नामक व्यक्ति था। अभी देखेंगे अपन जो है उनका नाम भी जो है। तो यानी कि इस 10 राज्य युद्ध में जो है आर्य और अनार्यों ने भी भाग लिया। आर्य तो ये बाकी लोग हो गए, जिनमें इधर भरतजन का राजा सुदास और बाकी 10 जन, और 3 कबीले जो है वो अनार्य हो गए। इसलिए क्वेश्चन भी पूछा गया कि इसमें आर्य और अनार्यों ने भाग लिया। बात बिल्कुल सही है, आर्यों ने भी भाग लिया, अनार्य।
यूपीएससी में नेट के जीआरएफ के स्तर पर पूछा गया कि निम्न में से कौन 10 राजाओं के संग में जो भाग ले रहे थे उनमें जो है कौन से अनार्य कबीले थे। उनमें अजा का नाम आएगा, सिगरू का नाम आएगा, यक्ष का नाम आएगा, 3 का नाम आएगा, अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो इस प्रकार उसके बारे में देख रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं आपको कि 10 राजाओं का युद्ध जो है उल्लेख कहां मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। इसका उल्लेख मिलता है 7वें मंडल में, बहुत महत्वपूर्ण बात है, उल्लेख मिलता 7वें मंडल में। दूसरी बात, कहां पर लड़ा गया युद्ध? रावी नदी, रावी नदी को बोलते हैं परूषणी नदी के तट पर लड़ा गया। किस किस के बीच में लड़ा गया? भरत जन के राजा सुदास वर्सेज 10 राजाओं के संघ के बीच में, 10 राजाओं के संघ के बीच में। अब 10 राजाओं के संघ का अगर यहां पर पूछे कि इस 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व किसने किया, तो व्यक्ति पूछे तो आएगा विश्वामित्र। 10 राजाओं के संघ का व्यक्ति पूछे, अगर किसी जन के बारे में पूछे तो इसमें आएगा पुरुजन। कौन से जन ने किया? पुरुजन। और पुरुजन का राजा था पुरुकुत्स, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों बात महत्वपूर्ण ध्यान रखना आप लोग। आपसे ये पूछे कि 10 राजाओं का संघ, 10 राज्य युद्ध जो है, जो भरत जन के राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच में लड़ा गया, तो आपसे अगर ये पूछे, इधर तो नेतृत्व तो अपने आप में कौन कर रहा? भरत जन कर रहा। जन के मामले में पूछे तो जन कौन कर रहा? भरत जन। नेतृत्व कौन कर रहा? राजा सुदास। इधर पूछे कि 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व किसने किया, व्यक्ति के रूप में पूछे, तब तो आएगा विश्वामित्र। ध्यान रखिएगा कि 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व किसने किया? विश्वामित्र ने। लेकिन अगर जन के पूछे, क्योंकि 10 जन थे, मतलब 5 जन और 5 जनजातियां थी, उन सबका नेतृत्व अगर एक जन ने किया था और उस जन का नाम है पुरुजन। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, पुरुजन में। और उस पुरुजन का जो राजा था वो पुरुकुत्स था। ये जब युद्ध हुआ तब इस युद्ध में पुरुजन के राजा पुरुकुत्स की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ये मारा गया उस दौरान जो है। तो आपसे 2 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से। 10 राज्य युद्ध में 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व किसी का व्यक्ति पूछेगा तो आएगा विश्वामित्र। किस जन ने किया, जन पूछेगा तब आएगा पुरु। और पुरु जन का राजा कौन था? पुरुकुत्स था। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। दोनों में जो है पुरु, यदु, अनु, तुर्वस और दुरु, ये अभी देखेंगे कौन कौन से 5 जो थे, उनमें से एक था पुरु जो है। इस युद्ध का मूल कारण क्या था? इसका मूल कारण राजा सुदास द्वारा पुरोहित विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ को पुरोहित बनाना। मूल कारण तो यही था, बनाना। लेकिन डी कौशाम्बी का ये कहना है, धर्मानंद कौशाम्बी का ये कहना है कि रावी नदी के जल का बंटवारा, ये जो है इसका मूल कारण था। जब तक आपसे ये नहीं पूछे कि डी कौशाम्बी के अनुसार रावी नदी 10 राज्य युद्ध का मूल कारण क्या था, तब तो आएगा रावी नदी का जल विवाद। आपसे पूछे 10 राज्य युद्ध का मूल कारण रावी नदी का जल का बंटवारे का कारण था, ये कौन विद्वान मानता है? डी कौशाम्बी मानता है। ठीक है, डी कौशाम्बी इस कारण को मानता है। बाकी जो सामान्य लोग, सब लोग मानते हैं, इतिहासकार, वो यही है कि सुदास ने क्या कर दिया, अपना पुरोहित पहले विश्वामित्र था उसको उठा दिया और उसकी जगह पर जो है वशिष्ठ को क्या बना दिया? पुरोहित बना दिया। अब इधर जो है इसमें 10 राजा कौन कौन थे देखिए। इधर तो था भरतजन,
भरतजन, और भरतजन का राजा जो था सुदास था, लेकिन वो किस वंश, भरतजन का राजा सुदास, और सुदास किस वंश का था? त्रित्सु वंश, त्रित्सु वंश, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। भरतजन तो उसके जन कबीले का नाम तो था, वो उसका वंश जो था वो त्रित्सु वंश था। तो ध्यान रखना, पूछा गया क्वेश्चन है कि राजा सुदास जो है, या भरतजन का राजा सुदास किस वंश से संबंधित था? त्रित्सु वंश से संबंधित था। तो एक तरफ तो ये लोग ले रहे थे भाग, दूसरी तरफ 10 राजा, 10 राजाओं का संघ, राजाओं का संघ, 10 राजाओं का संघ था। अब 10 राजाओं के संघ में जो है वो कौन कौन, 10 राजाओं के संघ में 5 तो थे, 5 तो जन थे। इसको ऐसे देख लीजिए, 5 जन थे, 5 जन हिस्सा ले रहे थे। 5 जन में मैं नाम बताता हूं, पुरु, पुरु, यदु, दूसरा जो है, तीसरा जो है तुर्वसु, चौथा जो है दुर्हु, यदु, पुरु, यदु, तुर्वसु, और एक जो हो गया वो अनु, यानी कि पुरु, यदु, तुर्वसु, अनु, अनु। ये 5 तो जन थे, 5 जन जो है वो क्या हो रहे थे? शामिल रहे थे। इसके अलावा आलिन हो गया, भलानस हो गया, विसाणी हो गया, पक्त हो गया और शिव, ये जो है 5 जनजातियां थी, 5 जनजातियां। जनजातियां, 5 जनजातियां, 5 जनजातियों में आलिन हो गया, दूसरो पक्त हो गया, तीसरो भलानस हो गया, चौथो जो है विसाणी हो गया, विसाणी, आलिन, पक्त, बलानत, विसाणी और एक शिव। ठीक है, तो ये मैंने बताया 5 तो जो कौन थे? 5 तो थे जन, 5 कौन थे? 5 थे जनजातियां थी, 5 जनजातियां इसमें इलाव होती। अब इसमें आर्य और अनार्य दोनों कबीलों ने क्या लिया? भाग लिया, जिनमें अजा, सिग्रु और यक्ष, 3 अनार्य कबीले, अनार्य कबीले, 3 अनार्य कबीलों में हो गया। एक तो हो गया सिग्रु या सिग्रु बोल सकते हैं, यस, सिग्रु और अजा। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यस, सिग्रु और अजा, बहुत 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 डीपली पूछेगा, तब पूछेगा ये। और इनका प्रमुख, इन तीनों का प्रमुख कौन था? इनका प्रमुख, अनार्यों का प्रमुख कौन कर रहा था? भेद। भेद ये व्यक्ति का नाम है, भेद व्यक्ति का नाम है, ये इसका क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था। अब देखिए यहां पर, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, जीआरएफ का हो, कॉलेज लेक्चर का हो, कितना ही यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, इससे ज्यादा डीपली आपसे नहीं पूछ सकते हो, कितने भी ध्यान रखना। आपको कैसे पूछेगा? इधर तो भरतजन का राजा सुदास था, वो किस वंश का था? त्रित्सु वंश का। 10 राजाओं के संग में 5 जन थे और 5 जनजातियां थी, उनको मिलाकर के कहा गया 10 राजा। ठीक है, 5 राजा, जिनमें 5 जन जो थे वो हो गए ये वाला, पुरु, यदु, तुर्वसु, दुर्हु और अनु। ये तो हो गए 5 जन हो गए। ध्यान रखिएगा, आपसे बहुत 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 डीपली पूछेगा, तब क्या पूछेगा? निम्न में से जो 5 जन शामिल थे उनमें से कौन सा जन शामिल नहीं था? ठीक है, इनमें से 3 दे देगा, एक कोई और दे देगा। महत्वपूर्ण, याद रखना, ध्यान रखना। 5 जनजातियां शामिल थी, निम्न में से कौन सी जनजाति शामिल नहीं थी? 5 जनजातियां, आलिन हो गया, पक्त हो गया, बलानस हो गया, विसाणी हो गया और शिव हो गया। ये 5 जनजातियां थी, 5 जन, 5 जनजातियां, ये हो गए 10। और एक लाइन मिलती है कि इस दासराज्य युद्ध में आर्य और अनार्य दोनों लोगों ने भाग लिया। तो ये तो हो गया आर्य, ये भी हो गए आर्य, ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं।
लेकिन अनार्य कबीले, 3 अनार्य कबीले, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत डीपली पूछेगा तब जाकर के कि दासरागे युद्ध में भाग लेने वाले निम्न में से अनार्य कबीले कौन थे। ये 3 आ गया, यक्ष, सिग्रू और अजा। यक्ष, सिग्रू और अजा, ये जो है ये 3 अनार्य कबीले थे, बाकी सब आ रहे हैं, ध्यान रखना। बहुत डीपली पूछे निम्न में से कौन सा अनार्य कबीला था, यक्ष, सिग्रू, अजा। आपके फर्स्ट ग्रेड लेवल पर तो नहीं, कॉलेज लेक्चर के नेट जीआरएफ लेवल पर इसको इस तरह को पूछ सकता है। फर्स्ट ग्रेड लेवल में इतना नहीं पूछेगा आपसे, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड लेवल, थर्ड ग्रेड लेवल में, कॉलेज लेक्चर और प्लस यूपीएससी लेवल में जो है इस तरह का डीपली पूछ सकता है आपसे जो है। तो 3 अनार्य कबीले यक्ष, सिग्रू, अजा, और इन तीनों का नेतृत्व कौन कर रहा था, प्रमुख भेद। अब देखिए यहां पर 3 नेतृत्व हो गए, 4 हो गए नेतृत्व। भरत, इधर इस कबीला का भरत जन का नेतृत्व कौन कर रहा था, राजा सुदास। 5 जनों का इधर नेतृत्व, पूरे 10 राजाओं का व्यक्ति के रूप में कौन कर रहा था, विश्वामित्र। जन के रूप में कौन कर रहा था, पुरु, और पुरु का राजा कौन था, पुरुकुच। फिर इनमें नहीं, फिर आ गया तीसरा जो है इधर अनार्य कबीलों का नेतृत्व कौन कर रहा था, भेद, भेद नामक व्यक्ति जो है। तो इस प्रकार यक्ष, सिग्रू, अजा, ये 3 अनार्य कबीले थे। तो मैंने ये बताया कि दासरागे युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। 7वें मंडल में जो हमने बताया कि ये युद्ध जो है वो भरत जन के राजा सुदास 10 राजाओं के संघ के बीच में लड़ा गया। इसका मूल कारण यह था, डीडी कोसाम्बे तो कहते हैं कि जल विवाद था, बाकी जो मूल कारण माना जाता है वो ये माना जाता कि भरत जन के राजा सुदास ने विश्वामित्र को हटा दिया और वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया। विश्वामित्र नाराज हो गए, विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ का गठन किया। 10 राजाओं का जो संघ गठित किया गया था, उस संघ में जो है वो कौन कौन थे, मैंने बताया 5 तो जो जन थे, जिनमें पुरु हो गया, यदु हो गया, अनु हो गया, तुरुसु हो गया और ध्रुव हो गया। ये तो 5 क्या थे उसमें जो इस जन के नाम है। इसके अलावा 5 जो है वो क्या थे, जनजातियां थी, जिनमें आलिन हो गया, भलानस हो गया, विषाणी हो गया, पक्त हो गया और शिव हो गया। ये जो है वो किसके नाम थे, ये 5 जनजातियों के नाम थे। 3 अनार्य कबीले हो गए, जिनमें अजा, सिग्रू और यक्ष, ये जो है 3 अनार्य कबीले हो गए। इसका नेतृत्व भेद कर रहा था। तो इस प्रकार इसमें आर्य और अनार्य कबीलों ने भाग लिया। इस युद्ध में भरत जन के राजा सुदास, और सुदास किस वंश का था, त्रिशु वंश का था। दूसरा 10 राजाओं के संघ के बीच में लड़ा गया। 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व किसने किया, विश्वामित्र ने। जन पूछे किस जन ने किया, तब आएगा पुरु और पुरु का कौन सा, पुरुकुच राजा था, ठीक है। इनका नेतृत्व किसने किया, भेद ने। तो इस प्रकार 10 राजाओं के संघ का युद्ध जो है इस तरह से हुआ। तो इसी को आप लिखा हुआ पाएंगे यहां पर जो है, जो मैंने बताया आपको, दासराग्य युद्ध। इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, 7वां मंडल। यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। रावी नदी, परुष्णी नदी के तट पर। इस युद्ध का मूल कारण राजा सुदास द्वारा विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा करके वशिष्ठ को पुरोहित बनाना था। मूल कारण तो यह था। फिर डीडी कोसाम्बी कहते हैं ने रावी नदी के जल विवाद को इसका मूल कारण बताया। जब तक डीडी कोसाम्बी नहीं पूछे तब तक मूल कारण यही मानना अपन को, ठीक है। फिर आगे मैंने बताया कि दासराग्य युद्ध भरत जन के राजा सुदास तथा 10 राजाओं के संघ के मध्य लड़ा गया। 10 और युद्ध में विजय किसकी हुई, सुदास की हुई। इस युद्ध में 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व व्यक्ति पूछे तो आएगा विश्वामित्र, ध्यान रखिएगा। फिर जबकि इस युद्ध में 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व पुरु जन ने किया। अगर जन पूछे तो आएगा पुरु, व्यक्ति पूछे तो विश्वामित्र। और पुरुजन का राजा कौन था, पुरुजन का राजा पुरुकुच था, जो युद्ध में मारा गया। ध्यान रखना, यह भी क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस में कि 10 राजा युद्ध में इनमें से कौन सा राजा मारा गया था, पुरुकुच। किसका था, पुरुजन का राजा था, और यही नेतृत्व कर रहा था इधर से जन के रूप में। तो पुरुकुच जो है वो मारा गया था। फिर मैंने बताया दासराग्य युद्ध में भरत जन के राजा सुदास, सुदास कौन से वंश का था, त्रिशु वंश का था, कि विजय हो गई। फिर 10 राजाओं के संग में निम्न शामिल थे 10 राजा। मैंने बताया अभी आपको कि 10 राजा, 5 राजा, तो 5 जन तो ये थे, पुरु, यदु, तुर्वसु, अनु और दुरु। पुरु, यदु, तुर्वसु, दुरु और अनु, ये तो जो थे ये 5 जन थे। इसके अलावा 5 जनजातियां, आलिन, बलानस, विषाणी, पक्त और शिव, ये जो है ये उसकी क्या हो गई, 5 जनजातियां हो गई, ठीक है। फिर मैंने बताया दासराग्य युद्ध में दोनों ओर से आर्य एवं अनार्य कबीलों ने भाग लिया। 3 अनार्य कबीले थे, 3 अनार्य कबीले थे जो भाग लेते। अजा, सिग्रू व यक्ष, ये 3 जो है अनार्य कबीले थे, जिनके प्रमुख कौन थे, भेद थे। तो तीनों अनार्य कबीले के बारे में। फिर मैंने लिखा नोट, विश्वामित्र, वशिष्ठ दोनों भारद्वाज गोत्र के पुरोहित थे। तो एक गोत्र है, नॉर्मली बात है, जो कई किताबें मिलता है, मैंने नोट के रूप में लिख दिया। पूछ सकता है कभी कभार छोटी एग्जाम में कि
और विश्वामित्र और वशिष्ठ किस गोत्र से संबंधित थे? भारद्वाज गोत्र से संबंधित थे। तो पुरोहित, विश्वामित्र और वशिष्ठ किस गोत्र से संबंधित थे? भारद्वाज गोत्र से। तो ये हो गया 10 राज्य युद्ध के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है वह है न्यायी प्रणाली। तो मैंने बताया कि ऋग्वैदिक काल में न्यायी प्रणाली भी व्यवस्थित नहीं थी, कोई व्यवस्थित न्यायी प्रणाली का उल्लेख हमको नहीं मिलता, क्योंकि इस काल में जो भी मुख्य न्यायाधीश या मुख्य जो भी न्यायाधीश था वो स्वयं राजा ही होता था। राजा मतलब राजन, कि अंतिम निर्णय राजन ही सुनाता था। इसके अलावा फिर भी जो है ऋग्वेद में हमको क्या होता है कि कुछ न्यायिक अपराधी को जो है वहां पर एक वर्ड लिया गया था अपराधी के लिए, जीव गर्भ। एक वर्ड जो है अपराधी के लिए प्रयोग किया गया था, जीव गर्भ। मतलब ऋग्वैदिक काल में अपराधी को क्या कहा गया था? जीव गर्भ जो है। पुलिस देख लीजिए, जीव गर्भ अपराधी के लिए, इस अपराधी को कहा जाता था जीव गर्भ। अपराधी को जीव गर्भ कहा गया था। इसके अलावा जो है एक शब्द जो आता है वो आ गया उग्र। उग्र जो कहता है पुलिस को कहते थे, उग्र जो है पुलिस को कहा गया था। और एक सतदाई, 100 गायों का दंड, 100 गायों का दंड। मतलब ये हो गया, मैंने ये बताया कि ऋग्वैदिक काल में व्यवस्थित न्यायी प्रणाली का उल्लेख नहीं मिलता। न्याय का जो अंतिम काम था, अंतिम न्यायाधीश और राजन ही हुआ करता था। लेकिन फिर भी हमको कुछ उल्लेख मिलता है कि आर्थिक दंड प्रचलित थे, क्योंकि कोई भी लोग पशु का चोरी का अपराध करते थे, ज़्यादातर पशुओं की चोरी करते थे। तो जब ऐसे कोई चोरी करता था तो उसको आर्थिक दंड दिया जाता था, जिनमें सतदाई, 100 गायों का दंड, ये बहुत महत्वपूर्ण दंड था उस समय। सतदाई, क्यों? गायों का महत्व था, तो सतदाई 100 गायों का दंड ये था। एक ऋग्वेद में एक पुलिस का भी उल्लेख मिलता है, जिसको उग्र जो शब्द यूज हुआ वो पुलिस के लिए हुआ। और अपराधी के लिए जो शब्द मिलता है वो है जीव गर्भ। जीव गर्भ जो है ये अपराधी के लिए शब्द का प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार हमने कहा कि कोई व्यवस्थित न्याय प्रणाली नहीं थी, अंतिम न्यायाधीश राजन ही था, आर्थिक दंड प्रचलित थे। आर्थिक दंड में सबसे अधिक जो आर्थिक दंड था वो था सतदाई दंड, जो 100 गायों का दंड था। पुलिस के लिए उग्र शब्द का उल्लेख मिलता है, उग्र मतलब पुलिस। स्पर्श, गुप्तचर जो मैंने बताया था पहले। जीव गर्भ, अपराधी के लिए जीव गर्भ, कि ऋग्वैदिक काल में अपराधी के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया? जीव गर्भ यूज किया गया। तो वही लाइन जो है मैंने बताया आपको, इसको देखेंगे तो आप कि न्याय प्रणाली, ऋग्वैदिक काल में व्यवस्थित न्याय प्रणाली का क्या था? अभाव था। व्यवस्थित न्याय प्रणाली का अभाव था। अंतिम न्यायाधीश राजा ही होता था, अंतिम न्यायाधीश राजा, जिसको क्या बोलते थे अपन? राजन। ऋग्वैदिक काल में गाय पशु चोरी मुख्य अपराध था। मुख्य अपराध क्या होता था? या तो गाय की चोरी या कोई बिना कोई पशु की चोरी, या तो गाय या घोड़े की चोरी होती थी, कि दोनों ही महत्वपूर्ण पशु थे। अपराध हेतु आर्थिक दंड प्रचलित थे, और आर्थिक दंड जो सबसे अधिक प्रचलित था वो था ये वाला सतदाई, 100 गायों का दंड। अपराधी के लिए जीव गर्भ शब्द का प्रयोग हुआ, अपराधी को कहा जाता था जीव गर्भ। उग्र पुलिस को कहा जाता था। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों तीनों शब्द अपने आप में नए हैं। सतदाई 100 गायों का दंड, जीव गर्भ अपराधी को कहा गया था, और उग्र पुलिस को कहा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है, तो इस प्रकार से जो है अपनी क्या हुई है? ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, छोटी छोटी बातों को आप देखेंगे, मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, आपको अच्छी तरह से समझाया, और जो मैंने समझाया बस उसी को समझिएगा। अगर आप किताब पढ़ेंगे, मैंने बहुत सारी किताबों का निचोड़ आपको एक जगह दे दिया है। आपको क्या करना है कि बस इसी को जो मैंने पढ़ा है उस लेक्चर को सुनना और याद रखना। किताब पढ़ोगे आप क्या करोगे? एक लाइन को 10 जगह अलग अलग तरह से घुमा दिया। मैंने सभी तरह से पूरे कंसेप्ट को आपके सामने रख दिया, इतना इजी वे में तोड़ करके पढ़ा दिया कि आपको ना तो कोई किताबों में मिलेगा, ना ही कोई उस तरह से समझाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा, हर कंसेप्ट को याद रखिएगा। किताब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है? इसी को पढ़िए, इसी को बार बार देखिए। मैंने नोट्स मतलब कुछ तो पीडीएफ में आपको मिल भी जाएंगे, ये पीडीएफ अपने आप में नोट्स है। जब ये आपके मोबाइल में सेव रहेगी ऐसे कैसे, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में है। आप नोट्स बनाओगे तो क्या बनाते हैं? कोई भी किताब, जैसे आप मान लो न्याय प्रणाली के नोट्स बनाओगे तो क्या बनाओगे? यही तो बनाओगे, यही तो लिखोगे जो मैंने लिख दिया है। तो आपके सुविधा के लिए मैंने पहले ही लिखा, आपके लिए ही बना रहा हूं, ये मेरे लिए नहीं बना रहा, ताकि आपको किताब को किसी और नोट्सों को देखने की जरूरत नहीं पड़े। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, मैं समझा तो वही दे रहा हूं, मैं तो बोर्ड पे समझा दूंगा, डबल मेहनत क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को जो है नोट्स भी मिल जाए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सुनिए लेक्चर को अच्छे से,
इन पीडीएफ को समझिए और यहां से अपने हाथ से बना लीजिए नोट्स बनाए तो। भाई किताबों की इनका सहारा नहीं लेना, किताबों से आपका माइंड डाइवर्ट होगा, इसलिए मैं जो बता रहा हूं बहुत सफिशियंट है। नेक्स्ट में अपन ने पढ़ा ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। अब हम पढ़ेंगे उत्तरवैदिक काल में क्या हुआ राजनीतिक जीवन में। इसी को साथ साथ लेकर के चल रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, उत्तरवैदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा था, इसको अपन देख रहे हैं। तो अगले क्लास में अपन पढ़ रहे हैं उत्तरवैदिक कालीन राजनीतिक जीवन, उसको भी अपन वैसे ही तोड़ करके पढ़ेंगे।